हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? हाँ जी। कैसा रहा भैया टेस्ट? कैसा रहा कल? टेस्ट दिया कि नहीं दिया? जिन्होंने दिया है बस उन्हीं की बात करेंगे, जिन्होंने नहीं दिया है देख लीजिए अपना अपना आप। हाँ जी, बहुत बढ़िया राधा कृष्णा, वेरी गुड। शिवम राज बहुत बढ़िया। प्रांजल वैष्णव बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और किसके कितने कितने आ रहे हैं मार्क्स? बायो में? अरे बायो नहीं मेरे भाई, तीनों सब्जेक्ट के बताने हैं आपने। तीनों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं दोस्त? सर ये कैसे होएगा, सारा डिस्कस करेंगे। देखो अभी ये क्वेश्चन मत पूछना ये कैसे होएगा वो कैसे होएगा, ये अपन पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। ये आज की क्लास का है क्या? अच्छा, ये दूसरी क्लास का डाल दिया गया। हाँ जी, हाँ जी। सर आप जो बनाते हैं उससे तो बहुत इजी था, हैं? इजी आया था? पता नहीं, मैंने तो कल पोल डाला था, उसमें कई बच्चों ने बोला कि माथा हिल गया। हाँ भाई, टोटो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करेंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की, ठीक है? हाँ जी, हर बार एवरेज 450 ही आ रहे हैं तो बढ़ाओ भाई। फालतू के तुम्हारे क्वेश्चन खत्म नहीं होते तो यही होएगा, 450 ही आएंगे। 650 की जरूरत है तुम्हारे, 450 कट के पड़े हो हिमेश बाबू। फिजिक्स केमिस्ट्री में वाट लग गई। 572 पंचलाल कम है मेरे भाई, क्या होएगा 572 यहाँ पर? साद मलिक क्या होएगा भाई इनसे? 614 और भी कोशिश कर सकते थे आशीष। 599 ड्रीम आईएएस कम है। बायो में 323, बाकी में क्या है? बंटा धार हो गया क्या? चांद कंवर 520 क्या होएगा? अंजलि राठौड़ 520 से 313 आकृति, बहुत ही बढ़िया। अच्छा नहीं गया, हर बार एवरेज वही आ रहा है कमेंट। 691 ये कौन है मेरे भाई? यश राठौड़, वेल डन यश राठौड़, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई? 645 पूनम मिश्रा, वेरी गुड पूनम मिश्रा, बहुत अच्छे बेटे। 608 गार्गी, बढ़िया। 681 कौन है? जैब खान, वेरी गुड जैब खान। लेकिन जैब खान जो तुमने सुबह प्रश्न जो पूछा था, जैब खान मुझे एक बात बताओ, 681 तुम मार्क्स लेकर आ रहे हो और तुमको याद नहीं है कि आर्तव चक्र में स्त्रावी अवस्था में किस कौन से हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है? आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर दिए थे, वही तो बात होती है ना। रंजीत शौरी तो बहुत मैसेज करता है यार, रंजीत शौरी 650 आ रहे हैं, अच्छी बात है। चलो 651 दिव्यांशु खुशवा, बहुत बढ़िया। 655 आए हैं शिवम राज, चलो अच्छी बात है। मतलब मेरे को ये था कि 600, चलो 600 भी नहीं, 625 से ज्यादा मार्क्स आएंगे तो मजेदार होएगी बात। अब देखो अभी मेरे पास आया नहीं है रिजल्ट, कितने बच्चे कितने मार्क्स लेकर आए हैं, क्योंकि कल टेस्ट हुआ है। अब आज शाम तक या कल तक पता लगेगा टोटल कितने बच्चे हैं जो किस रेंज से ऊपर है, वो मेरे को कल पता लगेगा। तो आज तो रिजल्ट नहीं शो कर पाऊंगा, कल रिजल्ट शो कर दूंगा मैं आपको। और टेस्ट का डिस्कशन जो होएगा वो अपन रखेंगे वेडनेसडे को 2 बजे, यानी परसों 2 से 3 होएगा हमारा टेस्ट का डिस्कशन, यानी 1 घंटे जो है हम वो क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और टेस्ट का डिस्कशन कर लेंगे और फिर क्या बोलते हैं, फिर 3 बजे से क्लास हो जाएगी, ठीक है? तो टेस्ट का डिस्कशन कब होएगा? परसों वेडनेसडे को होएगा। कल मैं आपको बता दूंगा कितने कितने बच्चे हैं, कितने कितने ऊपर आए हैं, कितने कितने मार्क्स लेकर आए, वो चीज मैं आपको कल बता दूंगा दोस्त। अमोनियम आयन होता है अरविंद अहिरवार, यही मैंने आपको क्लास में बताया था, मिस्टेक है, उसको प्लीज सही करेंगे। ओके गुड बॉय। अच्छा क्या है सर, मैं हार गया हूं, स्टेट काउंसलिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ है, 593 आए थे। हाँ तो नहीं हो पाएगा ना बेटा 593 में, तो अब इसमें हारने वाली बात नहीं है, कई सारे बच्चों के साथ हुआ है। इतनी जल्दी हार मान लोगे तो फिर कैसे योद्धा कहलाओगे हैं?
सर वास्तव में ऐसे लग रहा है कि एलन का पेपर है ही नहीं, तो और किसका? कौन है ये? विष्णु ठाकुर। विष्णु ठाकुर कितने मार्क्स आए हैं आपके? विष्णु ठाकुर कितने मार्क्स आए हैं आपके? शुभम कुर्मी, आज 4 बजे सेमिनार है। क्या करेगा तू? पढ़ाई करना, सेमिनार क्या करेगा तू? है कहीं तुम्हारे नाम नहीं दिख रहे हैं मेरे को 650 से ऊपर है। मार्क्स लाए हो कभी? 650 से ऊपर मार्क्स आए हैं इस संडे का? बता दूंगा मैं आपको इस संडे को टेस्ट होगा कि नहीं होएगा। सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, और कल मैं आपको बता दूंगा कितने कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स जो हैं, जो भी मेरे पास लिस्ट आएगी मैं आपको कल बता दूंगा, और परसों जो अपन टेस्ट का डिस्कशन कर लेंगे। अभी जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? बायोमोलिक्यूल्स वाला चल रहा है। पेपर जो था वो आप जानते, मैंने आपको बता दिया था, पेपर मैंने नहीं बनाया था इस बार। पेपर जो था वो एलन का ही था। अब मैंने ये भी कहा था कि भैया नाक मत कटवाना। अब ये देखो कल रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा कि आप लोगों ने नाक कटवाई है कि नाक बढ़ा दी। अभी तो नाक में जुकाम हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैवाणु चैप्टर में हमें क्या करना है सर? इस जैवाणु चैप्टर में हमने प्रोटीन की संरचना देख ली, न्यूक्लिक अम्ल देख लिया, पॉलीसेकेराइड देख ली, प्रोटीन्स देख लिए। ये सारे क्या कहला रहे थे? हमारे वृत्त जैवाणु कहला रहे थे। रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करना था ये देख लिया था। ये रह रहा था प्राथमिक और द्वितीय उपापचय रह रहा है, और एंजाइम्स रह रहे हैं। ये 2 टॉपिक रह रहे थे, जिसमें से आज प्राथमिक और द्वितीय उपापचय जो है ये भी पढ़ लेते हैं, और फिर बच जाएगा एंजाइम, जिसको हम कल कवर करेंगे। ठीक है जी? ठीक, हाँ जी। एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैं लेकर आया हूं, टेंशन मतलब। ये रही पूरी एनसीईआरटी, टेंशन काहे ले रहे? पूरी की पूरी एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी नहीं है, नई एनसीईआरटी है। ठीक है? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी कवर करेंगे। पहले एक टॉपिक पढ़ लेते हैं जो दे रखा है, प्राथमिक और द्वितीय उपापचय ये क्या होता है। ठीक है? मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं दोस्त, हर साल इस चार्ट से, हर साल इसको चाहे आप 3 सितारा दे दो, 4 स्टार दे दो, 5 स्टार दे दो, जितने भी स्टार देने हैं इस बॉक्स को, जितने स्टार दे सकते हो उतने स्टार दे देना। क्वेश्चन बन रहे हैं हर साल इस चैप्टर से, इस चार्ट से। ठीक है? ये एग्जाम्पल बता रखे किसके? द्वितीय उपापचय की। अब बात करते हैं सर ये प्राथमिक और द्वितीय उपापचय क्या होता है। सर क्वेश्चन नंबर 146 170 का करेक्शन करा दीजिए। कोई करेक्शन नहीं है, सारे के सारे आंसर बिल्कुल सही हैं। सारे के सारे आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि आंसर की जो है मैंने नहीं बनाई है, आंसर की जो है वहीं से ही आई है दोस्त, और बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। सर आपने व्रत जैवाणु कब पढ़ा है? देख रहे हो विष्णु ठाकुर, विष्णु ठाकुर पूछ रहे हैं सर आपने ये व्रत जैव अणु कब पढ़ा है? सर कोई गलत नहीं है, कोई सा क्वेश्चन गलत नहीं है बायो में। फिजिक्स केमिस्ट्री का मुझको आइडिया नहीं है, बायो में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है, इतनी श्योरिटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है? चलिए आइए बात करते हैं प्राथमिक और द्वितीय उपापचय। कह रहे सर आपने ये व्रत जैव अणु कब पढ़ा है? ये तो हुआ ही नहीं टॉपिक जो भी था मेरे भाई। ये व्रत जैव अणु का मतलब क्या था? मैक्रोमोलिक्यूल्स। और मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या थे? ये व्रत जैव अणु है, ये व्रत जैव अणु है, ये व्रत जैव अणु है। ये व्रत जैव अणु ही तो थे जिसमें लिपिड जो था वो व्रत जैव अणु नहीं था, हालांकि वो भी हमने पढ़ा था। तो ये व्रत जैव अणु ही थे जो हमने पढ़े थे। ठीक है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है सर ये प्राथमिक और द्वितीय उपापचय क्या होता है? इसको एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, अभी बायो का डिस्कस होएगा, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का आप अपने सर से पूछिएगा क्या वो डिस्कस कराएंगे या क्या वो डिस्कस करेंगे, या आप उनसे पूछेंगे। मैं बायो की जिम्मेदारी लेता हूं तो बायो ही बताऊंगा ना मैं बेटा पूनम। प्राथमिक और द्वितीय उपापचय क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करिए सर, प्राथमिक और द्वितीय इस वर्ड को गोली मारिए। पहले तो ये बताइए उपापचय क्या होता है? उपापचय जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट बोलते हैं। ये क्या होता है? व्हाट इज मेटाबोलाइट? मेटाबोलाइट पढ़ने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा उपापचय क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। आप में से कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना हुआ है मेटाबॉलिज्म?
क्या आप सभी बच्चों ने ये वर्ड सुना हुआ मेटाबॉलिज्म? हाँ जी, आप में से कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना हुआ है मेटाबॉलिज्म? सभी ने सुना हुआ है ये वर्ड मेटाबॉलिज्म, उपापचय, सभी ने सुना हुआ है। क्या होता है उपापचय? सर वो अभिक्रियाएं जो एक कोशिका संपन्न होती हैं, सभी क्रियाएं, सभी रिएक्शन, सभी क्रियाएं जो कहां पर हो रही हैं? जो कोशिका में संपन्न होती हैं, जो सेल में होती हैं। सेल लिख दिया मैंने, कोशिका लिख दो यार, ये लो। रिएक्शन लिख दिया, क्रियाएं लिख दो। तो वो सारी की सारी रिएक्शंस जो कोशिका में होती हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? उपापचय अभिक्रिया कहलाती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं। अब ये उपापचय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ये भी आप जानते हैं। एक कौन सी होती है? अपचय होती है, और एक कौन सी होती है? उपचय होती है। ठीक है, अपचय जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, और उपचय जो होती है उसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। अपचय जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, और उपचय जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है जी। क्या होती है कैटाबॉलिज्म? जिसमें हम किसी जटिल अणु को तोड़ते हैं, जटिल पदार्थ जो होता है उस जटिल पदार्थ को क्या करते हैं? तोड़ते हैं, और किस में बदल देते हैं सर? सरल पदार्थ में। किसमें बदल देते हैं? सरल पदार्थ में बदल देते हैं। वो क्या कहलाती है? हमारी अपचय अभिक्रिया कहलाती है। और उपचय कौन सी होती है भैया? इसकी बिल्कुल उल्टी, जहां पर हम सरल पदार्थों को जोड़कर, जो भी सरल पदार्थ होते हैं उन सरल पदार्थों को जोड़कर, उन सरल पदार्थों को जोड़कर क्या करते हैं? जटिल पदार्थ बनाते हैं। जटिल पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, तो निर्माणकारी अभिक्रिया एनाबॉलिज्म, तोड़ने वाली अभिक्रिया कैटाबॉलिज्म। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है? क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है? निर्माण करने वाली प्रक्रिया एनाबॉलिज्म, तोड़ने वाली प्रक्रिया कैटाबॉलिज्म। तो बनाओ या तोड़ो, या तो बनाओगे या तोड़ोगे। अगर बनाओगे तो ये कहलाएगी, तोड़ोगे तो ये कहलाएगी। दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? उपापचय अभिक्रिया बोलेंगे। बताइए, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है? इतनी सी बात आपको क्लियर है? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है? जल्दी से मुझे बताइए। अब आप मुझे बताइएगा, सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो जितने भी पदार्थ जो इन अभिक्रिया में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो सरल पदार्थ हो, चाहे जटिल पदार्थ से तोड़कर आप सरल पदार्थ बना रहे हो, तो ये जो पदार्थ जो हैं, इन्हीं पदार्थों को हम क्या बोलेंगे? उपापचयज पदार्थ बोलेंगे। अब ये एक उपापचयज पदार्थ है जिसका हमने अपचय कराया, तो क्या बना? सरल उपापचयज बना। सरल उपापचयज को हमने उपचय कराया तो क्या बना? जटिल उपापचयज बना। यानी उपापचयज कौन था? वो पदार्थ था। इस निब्बी को क्लास से बाहर निकाल देना। क्या था ये? उपापचयज पदार्थ क्या होते हैं सर? वो पदार्थ जो उपापचय अभिक्रिया में शामिल होते हैं, जो उपापचय अभिक्रिया में शामिल होते हैं, जो उपापचय अभिक्रिया में शामिल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं सर? उपापचयज कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई है? यहां तक की बात क्लियर है? इतनी सी बात जरा बताइएगा। और इन ये मूर्खों के कमेंट हमें ना दिखाई दें जो लगातार बस एक ही स्पैम किए जा रहे हैं, कि स्पैम किए जा रहा है। इसको समझ में आ रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, फिर भी कॉपी पेस्ट किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोक करना। ये चीज समझ में आ गई है कि वो पदार्थ, वो केमिकल्स जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यानी क्रियाओं में जो शामिल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उपापचयज पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, जो उपापचय अभिक्रिया में शामिल होते हैं वे पदार्थ
वे पदार्थ जो उपापचय अभिक्रिया में शामिल होते हैं, अब चाहे वो सरल हो सकते हैं चाहे वो जटिल हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उपापचयज कहलाते हैं, मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है, ये मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। क्या? ये मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। हमने क्या बोला? पहले तो हमने बिंदु पढ़ा कि सर उपापचयज क्या होते हैं? वो पदार्थ जो इन अभिक्रियाओं में शामिल होते हैं। अभिक्रिया कौन सी होती है? दो प्रकार की, या तो बनाने वाली या तोड़ने वाली। ठीक है, उनमें जो शामिल होंगे पदार्थ वो क्या कहला रहे? उपापचयज कहला रहे। अब बात करते सर ये उपापचयज कितने प्रकार के होते हैं? हमने बोला उपापचयज दो प्रकार के हैं। उपापचयज जो है यानी मेटाबोलाइट जो है ये दो प्रकार के। कौन से दो प्रकार के हैं? सर एक है प्राथमिक उपापचयज, एक है प्राथमिक और दूसरे हैं द्वितीय उपापचयज। एक है प्राथमिक उपापचयज और एक है द्वितीय उपापचयज। सीधी सी बात है। अब सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में बहुत सीधा सा डिफरेंस है, जिसके कार्य हमें पता है। जिसके कार्य हमें पता है, सिंपल। जिसके कार्य हमें पता है, सिंपल शब्दों में, जिसके कार्य हमें पता है या जो हमारे अंदर किसी कार्य में शामिल हो रहे हैं। सिंपल। क्या? जिसके कार्य हमें पता है, पहला बिंदु, और जो हमारे अंदर किसी अभिक्रिया में शामिल हो रहे हैं। जो किसी अभिक्रिया में उपयोग आ रहे हैं। जिसके फंक्शंस हमें पता है और जो किसी ना किसी प्रोसेस में, किसी ना किसी कार्य में हमारे अंदर यूज में आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे पूछा, आप मुझे बताइए क्या कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य आप जानते हो? हाँ सर, याद करिए क्या था, सोचिए कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य क्या था? सर कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा के स्रोत थे। क्या करने में यूज में आ रहे थे? सर श्वसन में प्रथम अभिकारक थे, हमने तोड़ा था और एनर्जी प्रोड्यूस करी थी। क्या हमें उनका कार्य पता है? हाँ सर। क्या हमें यह पता है कि वो किस अभिक्रिया में काम में आ रहे हैं? हाँ सर, श्वसन में काम में आ रहे हैं। चलिए सर, ये तो कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई। सर लिपिड का? सर लिपिड का कार्य पता है? हाँ जी, लिपिड का कार्य पता है। लिपिड क्या करते हैं? सर स्टोर होते हैं। क्यों स्टोर होते हैं? कि जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होएगा तो उनको तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। ठीक है सर। प्रोटीन का? सर प्रोटीन जो होते हैं उनका कार्य पता है? बिल्कुल पता है। प्रोटीन जो होती है हमारी स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारे जितने भी मसल्स जो होती है, हमारी बॉडी का जो 40 to 50% वेट जो होता है वो कौन बनाती है? सर मसल्स बनाती हैं। हमारे अंदर अस्थियां भी होती हैं। तो हमारी जो संरचनाएं, जो हमारी जो स्ट्रक्चर है वो बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? प्रोटीन चाहिए होता है। तो प्रोटीन को हम संरचनात्मक इकाइयां बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट्स बोला जाता है। संरचना बनाती है कौन? प्रोटीन्स। हमारी मसल्स किससे बनी हुई है? प्रोटीन से बनी हुई है। तो प्रोटीन क्या है? संरचनात्मक इकाई होती है। तो प्रोटीन का कार्य पता है? हाँ, संरचना बनाएगी कौन? प्रोटीन। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे, लिपिड्स नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में किसको तोड़ेंगे? प्रोटीन को तोड़ देंगे। क्या ये चीज पता है? हाँ बिल्कुल पता है। तो जिनका कार्य पता है और जो किस अभिक्रिया में शामिल हो रहे हैं वो चीज अगर पता है, तो ऐसे उपापचयज को हम क्या नाम देंगे? सर ऐसे उपापचयज को हमने नाम दिया है प्राथमिक उपापचयज। अब बात आ रही है सर द्वितीय उपापचयज ये क्या होते हैं? सिंपल सा एक वर्ड लिखूंगा, साइड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट। इतना सा वर्ड पल्ले पड़ रहा है तुमको? बाई प्रोडक्ट, इंग्लिश में बोला बाई प्रोडक्ट। सर लिपिड तो फूड पाइप में स्मूथ बनाते हैं। ऐसे जुल्म ना किया करो बेटा। सर किसका कार्य पता नहीं? अजी इसका, ये सोहेल गौड़, नंबर कितना है तुम्हारे? नंबर कितना है भाई सोहेल गौड़? सर सेल्यूलोज का कार्य पता है, फिर भी इसे द्वितीय उपापचयज में क्यों रखा? क्योंकि रंजीत आप मुझे बताइए, क्या सेल्यूलोज आपके अंदर कोई कार्य कर रहा है?
जिसका कार्य हमें पता है, चलो ठीक है, लेकिन वो किसी ना किसी अभिक्रिया में उपयोग भी तो आ रहा है, तो दोनों बिंदु याद रखने रंजीत। अब मुझे बता, क्या सेल्यूलोज तेरे अंदर किसी ना किसी अभिक्रिया में काम में आ रहा है? सर प्लांट में तो आ रहा था, कोशिका भित्ति बनाने के लिए बिल्कुल आ रहा था सेल्यूलोज प्लांट में कोशिका, लेकिन कोशिका भित्ति तो मृत भाग है, और मृत भाग कौन होता है? जिसमें कोई अभिक्रियाएं नहीं होती। तो सेल वॉल डेड पार्ट था, तो क्या हम उसको बोले कि उसमें सेल्यूलोज जो है क्या वो एक प्राथमिक उपापचय होगा, किसी अभिक्रिया में शामिल होएगा, कोई ना कोई काम करेगा? नहीं, केवल हमने डिपॉजिट कर दिया, एक डेड पार्ट बना दिया। आई बात समझ में रंजीत बाबू? समझ में आया? आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर द्वितीय उपापचय क्या होता है? ऐसे बाई प्रोडक्ट होते हैं, यानी ऐसे उत्पाद होते हैं जिनके कार्य ज्ञात नहीं है, या तो कार्य ज्ञात नहीं है, ऐसा हमारी एनसीईआरटी बोलती है, जिनके कार्य ज्ञात नहीं है, पहला बिंदु। दूसरा, जिनको किसी ना किसी अभिक्रिया में उपयोग नहीं किया जा रहा है, किसी अभिक्रिया में यानी किसी रिएक्शन में, इस पर फोकस करना, किसी रिएक्शन में उपयोग किया जाता है, किसी रिएक्शन में, किसी अभिक्रिया में उपयोग नहीं किया जा रहा। पादप जो है वो सेल्यूलोज को तोड़कर एनर्जी उत्पन्न नहीं करते हैं। पादपों के अंदर बस उस कोशिका को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिका ने अपने चारों तरफ एक दीवार बनाई और उसमें डाल दिया सेल्यूलोज, जो क्या है, डेड मटेरियल है, सेल वॉल, और वो प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। सर सेल्यूलोज तो कोशिका झिल्ली में भी मिलता है। अपने गाल पे 2 तमाचे लगा, कौन है? विक्रम चंद्रावंशी। जबरदस्त जोरदार तरीके से गाल पर एक चाटा लगाना और सोचना कोशिका झिल्ली में सेल्यूलोज कब से मिलने लग गया था। सर मेरे नंबर कम आ रहे, मैं क्या करूं? कौन है? रानी चौरसिया। फुर्सत मिले ना कमेंट बाजी करने से तो पढ़ाई कर लेना बेटा। मैं कल ही अपनी ही क्लास देख रहा था और उसमें मैं देख रहा था कि मैं तुमको ही डांट रहा था और ये बता रहा था कि रानी तुम सबसे ज्यादा कमेंट करती हो क्लास में, कहां से आएंगे नंबर? मैंने आज सोचा था आज डांटूंगा नहीं यार, प्यार से समझाऊंगा। क्या करूं, मैं आदत से मजबूर हूं। सॉरी, माफ कर देना मेरे को, माफ करना, सॉरी। डांट देता हूं मैं कुछ ज्यादा ही। बेटा पढ़ाई करो, स्पैम इतना करते हो, बातें इतनी करते हो तो कहां से समझ में आएगा। चलो जी, तो कुल मिलाकर क्या होएगा बेटा? जो किसी ना किसी रिएक्शन में यूज में आ रहे हैं प्राथमिक उपापचय, जो किसी रिएक्शन में उपयोग में नहीं आ रहे, जस्ट बने थे, एक उत्पाद बना, एक बाई प्रोडक्ट बन गया जिसका कोई यूज नहीं है, जिसका कोई यूज नहीं है, बस एक रिएक्शन हुई जिसमें एक प्रोडक्ट बन गया जिसका कोई यूज नहीं है, क्या कहलाएगा? सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहलाएगा। रानी कह रही है कोई बात नहीं सर। अरे कोई बात नहीं, क्या डांटा है तुमको भोदूलाल? हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, समझ में आया? जो किसी रिएक्शन में यूज में आए प्राथमिक उपापचय, जो किसी रिएक्शन में बने और जिसका कोई यूज ना हो द्वितीय उपापचय। मीनिंग समझ में आ गया? यही चीज हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन आएगा इस चार्ट से। मैं बार बार बोल रहा हूं, आज इस चार्ट को अपने नोट्स में बना लेना और पन्ने पर लिखकर अपनी दीवार पर चिपका देना। ये जो लिखा हुआ है ये है सारे के सारे द्वितीय उपापचय। अब इन द्वितीय उपापचय में क्या ये सारे याद रखने? A to Z याद रखने, A to Z। वर्णक याद रखना है, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन। वर्णक याद रखने, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन। ये कौन है? पिगमेंट है। एल्केलॉइड्स जैसे मॉर्फिन, कोडेसीन, ये कौन है? एल्केलॉइड्स है। ये टर्पिनॉइड्स होते हैं, टर्पीन्स से बने होते हैं, जो मोनोटर्पीन और डाइटर्पीन्स होते हैं।
आवश्यक तेल जैसे नींबू घास तेल, ग्रास ऑयल बोला जाता है इसको, नींबू घास तेल। टॉक्सिन्स होते हैं, यानी जो घातक होंगे हमारे लिए भी, कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। आपने सुना होगा कई पादप होते हैं जिनको छूने से जहर फैल जाता है, तो उनके अंदर क्या मिलता है, टॉक्सिन्स मिलते हैं, जैसे एब्रिन और रेसिन्स, ये क्या होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल होते हैं। लेक्टिन्स, ये याद रखना है, कॉन्केलेविन ए, पहले पूछा जाता था कॉन्केलेवेलिन जो है उस ए का कार्य क्या होता है, अभी नहीं पूछा जाता, डायरेक्टली पूछा जाएगा। बताइए उपरोक्त में से, ऐसे क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आएगा कि उपरोक्त में से कौन सा लेक्टिन है, क्वेश्चन कैसे आएगा, उपरोक्त में से कौन सा लेक्टिन, हाँ लेमन ग्रास ऑयल बोलते हैं, उपरोक्त में से कौन सा लेक्टिन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक ऑप्शन में होएगा कॉन्केलेवेलिन ए होएगा। आपने डायरेक्टली टिक करना है कि ये एक प्रकार का लेक्टिन्स हैं। फिर ड्रग्स होती हैं जैसे विनब्लास्टिन, विनरिस्टिन और कुर्कुमिन, इनको यूज में लिया जाता है, हालांकि हमारे उपयोग में हम इनको लेते हैं, जैसे लेमन ग्रास ऑयल को यूज में लेते हैं, जैसे कॉन्केलेवेलिन ए को यूज में लेते हैं, विनब्लास्टिन इसको यूज में लेते हैं, कैंसर के केस में यूज में लेते हैं इसको, ठीक है जी। और साथ ही साथ बहुलक पदार्थ होते हैं जैसे रबड़, इसका कोई प्लांट में कोई यूज नहीं है, गोंद का कोई प्लांट में कोई यूज नहीं है, सेल्यूलोज का प्लांट में कोई यूज नहीं है, ये जस्ट बाई प्रोडक्ट बने हैं, ये जस्ट एक अतिरिक्त प्रोडक्ट बन रहे हैं प्लांट्स के अंदर, जिसको हम यूज में ले रहे हैं। जैसे हमने रबड़ को यूज में लिया, हमने गोंद को यूज में लिया, सेल्यूलोज जो है वो प्लांट के अंदर बन रहा है, जो ऑटोमेटिकली प्लांट यूज नहीं ले रहा है, प्लांट की कोशिका भित्ति में डाल दिया जो उसके लिए प्रोटेक्शन का काम कर रहा था। तो कुल मिलाकर ये वो उपापचयज पदार्थ हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, द्वितीय उपापचयज पदार्थ बोलते हैं। इसको पुनीत प्रजापति, इसको हम यूज में लेते हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है उसमें यूज में लेते हैं। सर सेल्यूलोज का हम क्या करते हैं बेटा, सेल्यूलोज का जो पल्प जो होता है, पल्प नाम सुना है, पल्प, गूथा या पल्प, मतलब कैसे बताऊं, जैसे हमने एक पेड़ जो है उसमें से सेल्यूलोज निकाला और उस सेल्यूलोज से हमने, उसके पल्प से हमने क्या बनाया, कागज बनाया है। तो कागज जो होता है जिस पर आप अभी लिख रहे हो वो किससे बनाया जाता है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, कागज जो होता है वो किससे बनाया जाता है, सेल्यूलोज से बनाया जाता है दोस्त। हाँ जी, लुगदी बोल देते हैं, यस लुगदी बोल देंगे, पल्प को क्या बोल देते हैं, लुगदी बोल देते हैं। रेजिन्स होता है, एब्रिन नहीं होते हैं। एब्रिन जो होते हैं बेसिकली आपके क्या होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं। अब रेजिन्स के अंतर्गत आपकी कई सारी चीजें आ जाती है, जैसे आपकी किशमिश जो है वो भी एक प्रकार की रेजिन्स कहलाती हैं। टेस्ट करके देखें, कर लो अपने कागज को टेस्ट कर लो, क्या है वो, सेल्यूलोज है, ठीक है। हाँ, ड्रग्स मैंने आपको बता दिया था, ड्रग्स मतलब केमिकल्स, जस्ट सिंपल। ड्रग्स क्या है, एक ऐसे केमिकल्स हैं जो एक प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, जिसको प्लांट अपने लिए डायरेक्टली यूज में नहीं ले रहा है, वो उनको प्रोटेक्शन में हेल्प कर सकते हैं, ऐसे केमिकल्स, ठीक है, हम उनको यूज में ले रहे हैं। जैसे आगे चलकर आप चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जहां पर आप 3 प्रकार की ड्रग्स पढ़ेंगे, ठीक है, 3 प्रकार की आप क्या पढ़ेंगे, ड्रग्स पढ़ेंगे, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, एल्कलॉइड्स, ये आपकी 3 प्रकार की ड्रग्स पढ़ेंगे। तो ये किससे मिल रही है, पादपों से जो केमिकल्स मिल रहे हैं उन्हीं के ही मॉडिफिकेशन से अलग अलग प्रकार की क्या बनाई जाती हैं, औषधियां बनाई जाती है, केमिकल्स बनाई जाते हैं। अब उन केमिकल्स का अगर दुरुपयोग किया जाएगा तो वो क्या कहलाता है, फिर आपका क्या कहलाता है उसका, फिर मतलब फिर वो हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उस केमिकल्स को हम क्या कर सकते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हाई डोज ले सकते हैं, उसका नशे की आदत डल जाती है, वो सारी बातें वहां पर आएंगी। अभी सिर्फ इतना सा है, क्या आप ये डायरेक्टली याद रख सकते हैं, बहुलक पदार्थ, जो बहुलक पदार्थ का मतलब होंगे जो कई सारी एकल इकाइयों से बने होंगे, रबड़, गोंद, सेल्यूलोज। ड्रग्स याद रखने हैं, विनब्लास्टिन और आपको कर्कुमिन याद रखना है। लैक्टिन, इससे कई बार प्रश्न पूछा गया, कॉन्केवेलिन ए याद रखना है। टॉक्सिन, टॉक्सिक मटेरियल्स जो होते हैं, टॉक्सिन्स जो होते हैं जैसे एब्रिन और रेजिन्स होते हैं। आवश्यक तेल, लेमन ग्रास ऑयल, नींबू घास तेल होता है। टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन,
अरे टर्पीन्स का इस्तेमाल किया जाता है दोस्त, आपके रोड बनाने के लिए टर्पीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। एल्केलॉइड जो होते हैं मॉर्फिन, कोडासिन्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है आपकी मेडिसिन बनाने के लिए। वर्णक जो होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग रंगीन चीजें प्रोड्यूस करने के लिए, कैरोटीनॉइड, एंथोसायनिन का। तो कुल मिलाकर ये द्वितीय उपापचय थे जो, हाँ जी अनीस खान आएगा, वहां पर आएगा, ठीक है। ये मॉर्फिन भी आएगा दोस्त, ये कॉन्केवेलिन भी आएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में आएगा बेटा जी आपका। मॉर्फिन भी आएगा, कॉन्केवेलिन भी आएगा, विनब्लास्टिन भी आएगा, कैरोटीनॉइड्स जो है और एंथोसायनिन जो है। हालांकि ये वर्णक हल्के से वर्ड हम लोगों ने देखे थे, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ये वर्ड भी आएंगे आपके फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आएंगे, ठीक है। तो इतना ही था प्राथमिक और द्वितीय उपापचय, और कुछ नहीं है प्राथमिक और द्वितीय उपापचय। क्या होते हैं उपापचय ये समझ लिया, क्या होते हैं प्राथमिक और क्या होते हैं द्वितीय, बस। अब आ जाते हैं जो चीज है जिसमें आप लोगों की जान अटक रही है, सर एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है इस चैप्टर की। हाँ जी, टर्पीन्स के तेल भी होते हैं, यही है ना सर? हमको ये संस्कृत लग रही है सर, इतने ही द्वितीय याद रखने, बस ये चार्ट याद रखना। मैं फिर बोल रहा हूं, द्वितीय उपापचय का ये चार्ट याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है, खत्म। द्वितीय उपापचय के चार्ट से प्रश्न पूछा जाएगा, मैं लिटरली बोल रहा हूं। सर पेपर जो एलिफेंट के गोबर से बनता है, वाह वाह वाह। कौन है ये? राम मिलन कह रहा है सर पेपर जो है गोबर से बनता है। किसके गोबर से? एलिफेंट के गोबर से बनता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो गोबर में भी सेल्यूलोज ही होता है मेरे दोस्त। आइए, तो चैप्टर पढ़ने वाले, एनसीईआरटी रीडिंग करने वाले, जो अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है उसी को ही एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से कवर करने वाले हैं, जिसमें मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमको ये संस्कृत लग रही है और हमको पता नहीं क्या क्या लग रहा है। आराम से पढ़ेंगे, ठीक है जी। इस जीव मंडल में विविध प्रकार के जीव मिल रहे हैं। अब मैं हाईलाइट नहीं करूंगा, मैं एक एक लाइन अंडरलाइन करता जाऊंगा और जहां समझ में ना है वहां पर पूछते जाना, ठीक है जी। आइए, अब बातें मत करना प्लीज, ठीक है? आप करोगे तो फिर मेरा ध्यान उधर जाएगा। इस जीव मंडल में विविध प्रकार के जीव मिलते हैं भैया। इस जैविक मंडल में अलग अलग प्रकार के जीव मिल रहे हैं। मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि क्या सभी जीव रासायनिक संगठन की दृष्टि से एक ही प्रकार के तत्व या यौगिक से मिलकर बने होते हैं? अब कह रहा है कि इस पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव मिल रहे हैं। हाँ जी, क्या सभी जीवों में सेम टू सेम रसायन या केमिकल्स या तत्व या यौगिक सेम टू सेम मिलते हैं? सबके अंदर सेम टू सेम मिलते हैं? चलो, ये क्वेश्चन मार्क करके पूछा एनसीईआरटी ने। आगे बढ़ते हैं। आप रसायन विज्ञान में सीख चुके होंगे, पता नहीं सीखे हैं कि नहीं सीखे, केमिस्ट्री में, कि तत्वों का विश्लेषण कैसे करते हैं। भाई साहब, हमारी बायो की एनसीईआरटी कह रही है कि तुम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो कि तत्वों का विश्लेषण अगर एनालिसिस करना है तो कैसे करना है, तुम पढ़ चुके हो, जबरदस्ती तुमने मेरे से पढ़वा दिया है। यदि आप पादप और प्राणी ऊतक एवं सूक्ष्म जीव लेई में तत्वों का परीक्षण करते हैं। अब ये पता नहीं कौन सी लेई है, मुझे ये समझ में नहीं आया। लेई, मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आया लेई में। यदि आप साथ साथ हम इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी और खोल देते ताकि जो कंफ्यूजन हो वो वहीं का वहीं दूर होता जाए, ठीक है जी। अब देखिए, यहां पर इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में लेकर आया और यहीं के यहीं खोल दी है। क्या लिखा हुआ? You have learned in chemistry how elemental analysis is performed. If we perform such an analysis on plant tissue, animal tissue और microbial paste, we obtain a list of elements. क्या है? अब सर ये लेई क्या होता है? लेई का मतलब यहां पर क्या होता है? लुगदी या पेस्ट है। तो लेई मतलब क्या था? यहां पर पेस्ट है, जिसको लुगदी भी बोल देते हैं, ठीक है जी। ठीक है, पेस्ट है। पेस्ट किसका पेस्ट है? सर सूक्ष्म जीवों का पेस्ट है, या प्राणी ऊतक का पेस्ट है, या पादप ऊतक का पेस्ट है। सर पेस्ट कैसे आ गया? अबे पेस्ट बनाया था खरल मूसल में,
याद है कि नहीं है? तूने एक पादप ऊतक लिया और उसका पेस्ट बना दिया, तूने एक यकृत का ऊतक लिया और उसका पेस्ट बना दिया, तूने सूक्ष्म जीव का ऊतक लिया। सर सूक्ष्म जीव का ऊतक कैसे ले लेंगे? ले बेटा, एक थोड़ी सी ब्रेड ले ले और ब्रेड को 10-15 दिनों तक छोड़ दे, ऊपर काले काले सूक्ष्म जीव कवक जो है वो वृद्धि कर जाएंगे, उनको वहां से एक्सट्रैक्ट कर निकाल कर उसका पेस्ट बना दे। क्या बन जाएगा सर? करदम बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा। तो लुगदी बोल दे, पेस्ट बोल दे, करदम बोल दे, तो आपने इनका क्या ले लिया? पेस्ट ले लिया। अब आप उस पेस्ट में तत्वों का क्या करेंगे सर? परीक्षण करेंगे। हमने नहीं किया, अरे चैप्टर के स्टार्टिंग में ऐसे ही तो परीक्षण किया था, करदम नहीं बनाया था? बिल्कुल बनाया था। चलिए, अब उस करदम में हम क्या एनालिसिस करेंगे कि भैया इसमें हमें कार्बन मिल रही है, हाइड्रोजन मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है और अन्य तत्वों की एक सूची प्राप्त होती है, यानी कई सारे तत्व मिलेंगे किसमें? इस पेस्ट में। ठीक है जी, जिनकी मात्रा जीव ऊतक की प्रति इकाई मात्रा में भिन्न भिन्न हो सकती है। अब ये जो पेस्ट के अंदर जो ये तत्व मिलेंगे, एलिमेंट्स मिलेंगे, अलग अलग जीवों में, अलग अलग ऊतकों में इनकी मात्रा जो है वो अलग अलग होगी। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमंस का ऊतक जो होगा, प्लांट्स का ऊतक जो होगा, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे और उन एलिमेंट्स की सांद्रता, उनके तत्वों की सांद्रता जो होगी, ये परसेंटेज जो होगी वो अलग अलग होगी। सिंपल सी बात है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपके यकृत का एक ऊतक ले लिया और पादप की एक पत्ती का एक ऊतक ले लिया आपने, उसको दोनों का करदम बनाकर, दोनों का पेस्ट बनाकर उसमें तत्वों का एनालिसिस किया। बताओ मैग्नीशियम कहां ज्यादा मिलेगा? हमारे ऊतक में ज्यादा मिलेगा कि प्लांट के ऊतक में ज्यादा मिलेगा? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में मिलता है। क्लोरोफिल प्लांट के अंदर मिलेगा कि हमारे अंदर मिलेगा? प्लांट के अंदर मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहने की बात जो थी यहां पर, ये जो लाइन जो थी वो क्या बता रही थी कि जीव ऊतकों में प्रति इकाई मात्रा में इन तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। यदि उपरोक्त परीक्षण निर्जीव पदार्थ जैसे भूपरपटी, भूपरपटी याद आ रहा है ना आपको? आपने एक चट्टान का एक टुकड़ा ले लिया था, एक टुकड़े का करे तब भी हमें तत्वों की उपरोक्त सूची प्राप्त होती है। यानी कह रहा है कि अगर हम किसी सजीव का निरीक्षण करते हैं या आप एक निर्जीव पदार्थ का निरीक्षण करते हैं, तो दोनों में क्या मिल रहे हैं? तत्व मिल रहे हैं। दोनों में क्या मिल रहे हैं? हमारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं। लेकिन उपरोक्त दोनों सूचियों में क्या अंतर है? दोनों में क्या डिफरेंस है? जब दोनों में मिल रहे तो डिफरेंस क्या था? सुनिश्चित तौर पर उनमें कोई अंतर नहीं मिलता, सुनिश्चित तौर पर कोई अंतर नहीं है। फिर क्या है? सभी तत्व जो भूपरपटी के नमूने में मिलते हैं वे सभी जीव ऊतक के नमूने में भी मिल रहे हैं। यानी कोई डिफरेंस ही नहीं बता रही है एनसीईआरटी, बोल रही है कोई डिफरेंस नहीं है। जो निर्जीव में मिल रहे हैं वही के वही सजीव में भी मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी सूक्ष्म परीक्षण से पता चला, बहुत ही माइक्रो, मतलब बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर जब हम लोगों ने एनालिसिस किया, माइक्रोन लेवल पर जब हम लोगों ने परीक्षण किया, एनालिसिस किया, रिसर्च करी, तो हमें पता लगा कि कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा अन्य तत्वों की अपेक्षा किसी भी जीव में भूपरपटी से हमेशा ज्यादा होती है। तो यहां से यहां तक क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या मुझे बताने की जरूरत है? एक एक लाइन में बोलता जा रहा हूं, मीनिंग बताता जा रहा हूं। बताइए यहां से यहां तक की चीजें समझ में आ गई? क्या प्रश्न बन रहा है कि भैया दोनों में तत्व सेम टू सेम है, लेकिन सूक्ष्म लेवल पर जाकर जब हमने रिसर्च करी हमें पता लगा कि भैया लिविंग्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा जो है नॉन लिविंग से, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा जो है बाकी तत्वों की अपेक्षा, कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा जो है वो नॉन लिविंग में से ज्यादा है। डन? कोई तकलीफ नहीं? इतनी सी बात में समझ में आ गई बात? सर अगर सिलिकॉन आया तो आप सीधा सीधा बोलेंगे ड्रीम आईएएस सिलिकॉन नहीं मिलता, या नग्न मात्रा। नग्न मात्रा का मतलब ही क्या होता है? शून्य मात्रा। कहां है यहां पर सिलिकॉन? ये देखिए यहां पर नगण्य। नगण्य मतलब है ही नहीं, जीरो, बिल्कुल नहीं मिल रहा सिलिकॉन। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला टॉपिक आ रहा है क्या? रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें। आइए, ये वैसे हम पढ़ चुके, फटाफट पढ़ना है। इसी तरीके से हम पूछ सकते हैं कि जीवों में कार्बनिक यौगिक किस रूप में मिलते हैं, यानी कार्बनिक पदार्थ हमारे अंदर किस रूप में मिलते हैं। उपरोक्त उत्तर पाने के लिए कोई व्यक्ति क्या करेगा? अब इसका आंसर अगर आपको पता लगाना है कि मेरे अंदर कार्बनिक पदार्थ कौन से मिल रहे हैं, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा?
बेटा यहां पर आपने लिखा है सर सभी तत्व। सर हमारा बालक कह रहा है सर यहां पर सभी तत्व लिखा हुआ। अरे बांगड़ू आगे तो पढ़। वो सारे तत्व जो चट्टान में मिल रहे हैं। अब चट्टान के अंदर 118 के 118 तत्व नहीं मिल रहे हैं। जो चट्टान में तत्व मिल रहे हैं बेसिकली वो ये वाले तत्वों की तुलना करके बता रहा है। जो सीएन राव ने जो बुक लिखी छापी थी अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री, उसके बेसिस पर ये लाइन लिखी है। वो सभी तत्व जो एक भूपर्पटी में चट्टान में मिल रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा ये वाले हैं। वो एक सजीव के अंदर भी मिलते हैं, सजीव के अंदर भी मिल रहे हैं, जिसमें से पर्टिकुलरली सिलिकॉन। अब क्लियर है? डन। तो यहां पर सभी तत्व केमिस्ट्री के 118 एलिमेंट नहीं उठाकर बैठ जाएगा तू। वो सभी तत्व जो चट्टान के अंदर मिल रहे हैं वैसे के वैसे तत्व जो है ह्यूमंस के अंदर मिल सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म परीक्षण से पता चलता है कि पर्टिकुलरली कार्बन और हाइड्रोजन में। डन। आगे बढ़े चलिए। हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा है क्या, रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन खुद एनसीईआरटी आपसे पूछ रही है कि बेटा कि अगर आपसे कोई पूछे कि भैया कौन से कार्बनिक यौगिक हमारे अंदर मिलते हैं, कौन से कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, अगर ये कोई क्वेश्चन पूछता है तो इसका उत्तर पाने के लिए क्या करेगा, कोई व्यक्ति क्या करेगा। आइए, इसका उत्तर पाने के लिए हमें रासायनिक विश्लेषण करना पड़ेगा। आपने मेरे से पूछा कि हमारे अंदर कौन से कार्बनिक यौगिक मिलते हैं, कौन से कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, मैंने कहा इसका तो भैया विश्लेषण करना पड़ेगा, ऐसा एनसीईआरटी बोल रही है। अब कैसे विश्लेषण करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे। हम किसी भी जीव ऊतक, जैसे सब्जी ले ली या यकृत का टुकड़ा ले लिया है ना, ये हम लोगों ने एक जीव ऊतक लिया। हम खरल और मूसल की सहायता से ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल के साथ पीसते हैं, और पीसने से क्या बनता है, एक पेस्ट बनता है, जिसको हम एक गाढ़ा करदम स्लरी प्राप्त होती है। क्या मिलता है, करदम मिलता है, स्लरी मिलती है, पेस्ट मिलता है, जिसे हम एक बहुत ही महीन मतलब पतला महीन कपड़े में रखकर कसकर निचोड़ते हैं। निचोड़ने से क्या होगा, चीज छनेगी, और छनने के बाद दो अंश मिलते हैं, दो प्रकार की चीजें मिल रही हैं। एक वो अंश जो अम्ल में घुला होता है, जो अम्ल में घुला होगा नीचे छन जाएगा, उसे नीसेंद कहते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। और दूसरा अंश जो अम्ल में अविलय है, जो नहीं घुला, जो ऊपर रह जाता है, जिसे हम धारित बोले थे, जिसे हम धारित रेटेंटेट कहते हैं। क्या ये चीज बताने की जरूरत है? हाँ जी सर, YouTube पर सर्च करेंगे। क्या मेरे भाई, क्या चाहिए तेरे को यार, पढ़ते हुए भी तुमको चैन नहीं है मेरे भाई। फिर कहते हो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अब करा रहा हूं तो फोकस नहीं है तुम्हारा। हिसाब से तो एक भी कमेंट नहीं आना चाहिए लिखा हुआ, बस थम्स अप का निशान आना चाहिए, हाँ सर समझ में आ गया। आगे बढ़े, चले आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने अम्ल घुलनशील भाग में हजारों कार्बनिक यौगिक को प्राप्त किया। क्या मैंने आपको बताया था, जो नीचे जो आया था, वो नीचे कौन आया था सर, जो नीचे छन कर आया था अम्ल में घुलनशील, उसमें क्या मैक्सिमम अमाउंट में कार्बनिक पदार्थ थे, और कौन से थे, दीर्घ थे कि लघु थे, हम जानते हैं। तो जो अम्ल में घुलनशील भाग था उसमें हजारों प्रकार के कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। तुम्हें उच्च कक्षाओं में बताया जाएगा कि जीव ऊतक के नमूनों का विश्लेषण व इनमें मिलने वाले विशेषकर कार्बनिक यौगिक की पहचान कैसे की जाती है। अब तुम हायर क्लासेस में जाकर एनालिसिस करोगे कि कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट से कैसे कैसे अलग करोगे, ये चीज लिखी हुई है। यहां से यहां तक की लाइन को आप काट भी सकते हैं, सीधा सीधा, टाइम वेस्ट मत करना। यहां से यहां तक की बातें जस्ट आपको बताई गई हैं कि दोस्त हायर क्लासेस में तुम कुछ चीजें सीखोगे, तो इन चीजों को आप हटा सकते हो। देखो सीधा सीधा बिंदु बोलूंगा, इन चीजों को आप हटा सकते हो, ताकि हटा दोगे तो आगे जब नेक्स्ट टाइम जब पढ़ोगे तो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, तो आप ये लाइनें सीधी सीधी हटा दीजिएगा। ये लो, मैंने भी हटा दिए ताकि अगली बार पढ़े। मतलब आपके पास अगर नई एनसीईआरटी नहीं है तो इसी के ही नोट्स, पीडीएफ नोट्स जो है उनको आप देखते रहिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी,
नेक्स्ट, तो कुल मिलाकर वैज्ञानिकों ने जो अम्ल में घुलनशील भाग था उसमें घुलनशील भाग में क्या मिले, हजारों कार्बनिक पदार्थ मिले हैं। किसी निचोड़ में मिलने वाले विशेष यौगिक को उसमें मिलने वाले अन्य यौगिक से अलग करने के लिए विभिन्न पृथक्कृत विधियां अपनाते हैं जब तक कि वह अलग नहीं हो जाता। सर समझ में नहीं आया। दूसरे शब्दों में भी एनसीईआरटी कह रही है, एनसीईआरटी देखो खुद जानबूझकर ये समझाने की कोशिश कर रही थी यहां से यहां तक कि तुमको समझ में आए, लेकिन कई बालकों ने बोला सर यहां से यहां तक जो चीज लिखी हुई है हमको समझ नहीं आई। खुद ही एनसीईआरटी कहते हैं, ले बेटा दूसरे शब्दों में देख। दूसरे शब्दों में एक व्युक्त एक शुद्ध यौगिक होता है। अब सर दूसरे शब्दों में भी समझ में नहीं आया कि यहां से यहां तक क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी ने दो तरीके से चीज समझाने की कोशिश करी, लेकिन दोनों तरीके से चीज समझ में नहीं आई। दूसरा तो कतई समझ में नहीं आया कि एक व्युक्त एक शुद्ध यौगिक होता है। मतलब क्या है, देखो आपने दो चीजों को सेपरेट कर दिया, ठीक है। आपने प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट से अलग कर दिया। मेरे पास दो गिलास हैं, एक गिलास में मैंने प्रोटीन को भर दिया और एक गिलास में मैंने कार्बोहाइड्रेट को भर दिया। तो अब आप मुझे बताइए, इस गिलास का जब मैं परीक्षण करूंगा, निरीक्षण करूंगा, एनालिसिस करूंगा, तो इसमें मुझे क्या विशुद्धि मिलेगी या सारे के सारे प्रोटीन है? सर सारे के सारे प्रोटीन है। इसका जब मैं एनालिसिस करूंगा इस ग्लास का, क्या मुझे इसमें कोई विशुद्धि मिलेगी या सिर्फ सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट से यानी शुद्धता मिलेगी? ये कार्बोहाइड्रेट से इस ग्लास में, यानी शुद्ध रूप से कार्बोहाइड्रेट्स का एनालिसिस हो जाएगा, यहां पर शुद्ध रूप से प्रोटीन का एनालिसिस हो जाएगा। तो शुद्ध रूप से अगर किसी चीज का एनालिसिस करना है तो आपको क्या करना चाहिए सर? सेपरेट करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि अगर आपको सिर्फ प्रोटीन का एनालिसिस करना है तो प्रोटीन को बाकी चीजों से सेपरेट करना पड़ेगा। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का एनालिसिस करना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट को दूसरी चीजों से सेपरेट करना पड़ेगा। यानी जब एक एक चीज को आप एक दूसरे से अलग कर दोगे तो उसके बाद आप उस चीज का शुद्धता पूर्वक क्या कर सकते हो? एनालिसिस कर सकते हो। अब बताओ, क्या मैंने जो चीज बोली वो माथे में घुसी या नहीं घुसी? घुस गई। अब इस लाइन को वापस से पढ़ दे, कैसे समझ में नहीं आएगा। किसी निचोड़ में मिलने वाले विशेष यौगिक को उसमें मिलने वाले अन्य यौगिक से अलग करने के लिए विभिन्न पृथक्करण विधि अपनाते हैं। यानी कोई वैज्ञानिक जो है अगर उसको किसी चीज का एनालिसिस करना है, किसी अणुओं का या यौगिक का या कंपाउंड का एनालिसिस करना है जो घोल में मिल रहा है, तो आपको उन यौगिकों को क्या करना पड़ेगा सर? सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है। कब तक करना पड़ेगा? जब तक कि वो अलग ना हो जाए। जब तक वो अलग ना हो जाए तब तक आपको उनको सेपरेट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में एक व्युक्त एक शुद्ध यौगिक होता है। देखो, एक होता है युक्त और एक होता है व्युक्त। युक्त का मतलब जुड़ना, व्युक्त का मतलब अलग होना। अब अगर शुद्धता की पहचान करनी है तो आप चीजों को मिक्स करोगे या एक दूसरे से अलग करोगे, युक्त करोगे या व्युक्त करोगे। तो शुद्धता की पहचान कब होएगी? जब आप चीजों को सेपरेट करोगे। अरे भैया दूध है, पानी है, दूध में अगर पानी डाल दोगे मिक्सिंग हो जाएगी, क्या वो दूध शुद्ध कहलाएगा? नहीं सर। शुद्धता बनी रही दूध की? नहीं सर, पानी डाल दिया। तो दूध को पानी से अगर सेपरेट करोगे तभी तो शुद्धता कैलकुलेट कर पाओगे ना। वही लाइन है यहां पर। चलो जी, तो जिनको ये एनसीईआरटी कैसी लग रही थी? संस्कृत लग रही थी। यहां से यहां तक की लाइन क्लियर, डन। चलें आगे बढ़ते हैं। विश्लेषणात्मक तकनीक का प्रयोग कर किसी भी यौगिक के आणविक सूत्र व संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। है क्या? समझ नहीं आया। अब आप बोलेंगे सर यहां से यहां तक की लाइन क्या लिखी हुई है? मैंने कहा आइए पहले ऊपर वाली हटा दें यहां से यहां तक, नहीं तो क्या होता है ना, कंफ्यूजन होता रहता है। मैंने कहा एक बार इस लाइन को हटा देते हैं दोस्त, इसको हम ऐसे कर देते हैं। यहां तक हमने पढ़ा और ये हमने पढ़ लिया था, हम इसको एक बार हटा देते हैं ताकि अगली जब लाइन पढ़े तो कंफ्यूजन ना हो। चलो, आप मुझे बताइए केमिस्ट्री पढ़ते हो आप? हाँ सर, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो आप एटॉमिक नंबर पढ़ते हो ना, कि इसका ये एटॉमिक नंबर है, इस पर इतना आवेश है, इस पर ये है, इस पर फलाना है, इस पर लोन पेयर है कि नहीं है, कि कितना है ये।
कितने ये कीटायन है कि धनायन है कि ऋणायन है, जो भी है फलाना ढिम का जो भी होता है, वो आपको कैसे पता लगा? सर हमको हमारे टीचर ने बताया। टीचर को कैसे पता लगा? उसने बुक पढ़ी, बुक में कैसे आया? बुक वाले ने छापा। छापने वाले ने कहां से छापा? किसी रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर में रिसर्च किसने करी? किसी वैज्ञानिक ने, यानी वैज्ञानिक ने विश्लेषण किया, तभी तो जानकारियां आई ना, है ना? अब पढ़ क्या लिखा हुआ? विश्लेषणात्मक तकनीक का प्रयोग करते हुए, यानी वो टेक्निक जिसमें हम क्या कर रहे हैं? विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर हम जब एनालिसिस करते हैं केमिकल्स का, किसी भी यौगिक का यानी किसी भी कंपाउंड का, क्या हम आणविक सूत्र पता लगा सकते हैं? हां जी बिल्कुल पता लगाए हैं। संरचना का पता लगा सकते हैं? हां जी संरचना पता लगाई है। खत्म, यहां से यहां तक। तो आपका काम क्या था? सर हमने विश्लेषण करना था। विश्लेषण करने के लिए हमें सर सेपरेट करना पड़ेगा। हमने सेपरेट कर दिया। अब जब हमने सेपरेट कर दिया तो हमारे पास शुद्धता आ गई। हां सर हमने व्युक्त किया, शुद्ध हमें यौगिक मिल गया। अब उस शुद्ध यौगिक का हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिससे हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। अब उस एनालिसिस में हम क्या पता लगाएंगे? सर सूत्र पता लगाएंगे, सर उसकी संरचना पता लगाएंगे। खत्म खल्लास। बोलिए यहां तक की बात समझ में आ गई? कनेक्ट करता जा, चीजों को समझता जा, कनेक्ट करता जा। देख कैसे एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी। बोल बांगड़ू, यहां तक की बात समझ में आ गई? दीपा गुजर जी आपको बोलिए बोलिए बोलिए, यहां तक की बात समझ में आ गई है? चलें आगे, कोई तकलीफ? इसको आगे बंद कर दूं कि सर यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है? ठीक है, डन जी? हाँ जी भैया, ओके। यहां तक की बात हम देख चुके हैं। ओके, यहां तक की बात हम पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ें? सर मेरे को नहीं आई, पुष्पा राज को नहीं आई, कह रहा मेरे को नहीं आई। हाँ भैया, तत्व का आणविक सूत्र नहीं, एक एलिमेंट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़ी ना होगी। एलिमेंट जो आगे चलकर क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बेटा जी। यहां पर सर पट्टी मत लगाइए सर। आगे बढ़ते, पट्टी नहीं लगाएंगे बेटा। ये देखो, जीव ऊतक में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिक, क्या बोला? अभी ये पट्टी हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि ये पट्टी जब ये रहेगा ना तो नीचे फोकस उस लाइन पर नहीं होता है, बस इसीलिए अभी हटा दूंगा लास्ट में। जीव ऊतक में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिक को हम जैव अणु कहते हैं। क्या ये लाइन हमने पढ़ी थी? जितने भी कार्बनिक अणु या कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक पदार्थ जो हमारे अंदर मिल रहे हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं सर? बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। लेकिन जीवों में भी अकार्बनिक तत्व या यौगिक मिलते हैं। लेकिन क्या मिलते हैं सर? अकार्बनिक तत्व भी पाए जाते हैं। भाई कार्बनिक भी मिल रहा है, अकार्बनिक भी मिल रहा है। जो कार्बनिक होते हैं उनको हम जैव अणु बोल रहे हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि एक थोड़ा भिन्न किंतु भंजक प्रयोग करना पड़ेगा? है एक सेकंड क्या? अच्छा मैं मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं देखा मैंने। हम यह कैसे जान पाते हैं कि हमारे अंदर कार्बनिक है, ये कार्बनिक है, ये अकार्बनिक है? हमें कैसे पता लगा? अब ये पता लगाने के लिए एक थोड़ा अलग प्रकार का, थोड़ा सा भंजक मीन्स अलग। भंजक का मतलब क्या होता है? भंजन का मतलब क्या होता है? अलग, डिफरेंट। एक डिफरेंट टाइप का क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल अलग डिफरेंट टाइप का क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें हम कार्बनिक को अकार्बनिक से अलग कर पाए। क्या करना पड़ेगा? जीव ऊतक, जैसे हमने क्या लिया? या तो पत्ती ले ली है या यकृत ले लिया है। उसकी थोड़ी सी मात्रा को तोल लो। किसको तोल लो? या तो पत्ती के भार तोल लो, या जो आपने यकृत लिया है किसी का उसको तोल लो। ठीक है सर, तोल लिया। अब ये कौन सा भार था जिसको अभी हमने सुखाया नहीं था? कौन सा भार था सर? नम भार था। याद आ रहा है? ड्राई वेट था कि वेट वेट था? सर नम भार था। क्यों? क्योंकि उस ऊतक में वाटर मिल रहा था। 70 to 90%। अरे भैया वाटर था। चलो जी, अब क्या करेंगे सर? वो तोलने के बाद अब हम उसको धूप में सुखा देंगे और शुष्क कर लेंगे।
धूप में सुखा दिया, शुष्क कर लिया, सारा का सारा जल निकल गया, जिससे संपूर्ण जल वाष्पित हो जाता है। चलो निकल गया, वाटर निकल गया, धूप में रख लिया, सारा का सारा वाटर निकल गया, शुष्क हो गया। अब वो जब भार करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? शुष्क भार कहलाएगा। बचे हुए पदार्थ से शुष्क भार प्राप्त होता है। ठीक है सर, यहां तक की लाइन। बचा हुआ जो पदार्थ जो होगा, धूप में जब वाटर निकल जाएगा तो जो पदार्थ बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? उसका शुष्क भार कहलाएगा। यदि ऊतक को पूर्ण रूप से जला दिया जाए, अब वो जो शुष्क भार वाली जो संरचना जो थी, पत्ती जो सूख गई है, या ऊतक जो यकृत का ऊतक जो सूख गया, पानी निकल गया, शुष्क भार रहेगा, उसको जब आप जलाओगे तो क्या होएगा? सर जलाने से कार्बनिक यौगिक जो हैं उनका तो क्या हो जाएगा सर? ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में अलग हो जाते हैं। अरे भैया कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ को जब आप जलाते हो, आपने जलाया तो कार्बनिक पदार्थ जो है वो तो जल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं सर? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाते हैं। जल वाष्पीकृत हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाती है। तो कौन बच जाएगा सर? बचा हुआ पदार्थ भस्म होता है, और इसी भस्म में क्या मिलता है? अकार्बनिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। डन। अकार्बनिक यौगिक जैसे सल्फेट, फॉस्फेट आदि अम्ल घुलनशील अंश में मिलते हैं। क्या ये हमने पढ़ा था? अकार्बनिक पदार्थ किसमें घुला था? अम्ल में घुला था, और घुलकर नीचे आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल आया था। इस कारण से तत्वीय विश्लेषण से किसी जीव ऊतक के तत्वीय संगठन की हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन आदि के रूप में जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से हम विश्लेषण करते हैं, और उस विश्लेषण से पता लगता है कि अकार्बनिक तत्व कौन कौन से हैं उस ऊतक के अंदर। हाँ जी, ये रानी चौरसिया को क्लास से बाहर निकाल देना, और इसको बैच से ना बंद करके इसको ना आरंभ 2 में कन्वर्ट कर देना, और मेरी क्लास में बिल्कुल आनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आनी चाहिए मेरी क्लास में। सर मुझे लग रहा है कि आपने ये सब पढ़ाया है। कंटिन्यूअसली मैसेज। सर एनसीईआरटी संपूर्ण नहीं डल रही है सर, कंटिन्यूअसली मैसेज। और किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं आ रहा सिवाय तुम्हारे, और फिर बोल रहे हो सर हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। कोई भी बच्चा स्पैम नहीं कर रहा तुम्हारे अलावा यहां पर क्लास में। गुड़िया समझ जाओ, पहले भी मैंने तुमको वार्निंग दी है, कई बार मैं तुमको समझा चुका हूं, लेकिन तुम्हारे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है बात। लिमिट होती है, समझो इस चीज को, एक चीज की। हाँ जी, मैंने बिल्कुल भी आपको अलाउड नहीं किया है कि आप बिना फालतू में चैट करो। करोगे मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। देखो सीधी सी बात है। चलिए जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। ये मैं यहां से हटा देता हूं दोस्त, ठीक है। ठीक है दोस्त, ये मैंने सारा का सारा हटा दिया और अंडरलाइंड है वो। क्लियर है? तो ये हमने पूरा पढ़ लिया, यहां से यहां तक की बात पढ़ ली। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए। सर एक बालक कह रहा है सर ये वाली लाइन वापस से समझा दो। वापस से सुनो। देखो हमने यहां से यहां तक भस्म बना दी थी। हमने भस्म बनाने के बाद उस भस्म में हमें क्या मिला था सर? देखो कार्बनिक पदार्थ जो था वो तो जलकर निकल गया, गैस बन गई, वाटर बन गया। वाटर निकल जाएगा आग में, वाटर वाष्पीकृत हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय रूप में निकल जाएगी। तो क्या बचेगा सर? बचा हुआ पदार्थ भस्म कहलाएगा। बचा हुआ पदार्थ क्या कहला रहा है सर? भस्म कहला रहा है। ठीक है, ऐश कहला रहा है। उस ऐश में क्या मिल रहा है सर? अकार्बनिक तत्व मिल रहे हैं, या तो एलिमेंट्स मिलेंगे, या वो एलिमेंट्स जो होंगे वो मिलकर क्या बनाएंगे? कंपाउंड्स भी बना सकते। कौन से? जैसे सल्फेट्स बना दिए, जैसे फॉस्फेट्स बना दिए। फॉस्फेट याद आ रहा है आपको? पिछली क्लास में बताया था फॉस्फेट, ऑर्थोफॉस्फेट, H3PO4, वो कौन है? फॉस्फेट है। ऐसे सल्फेट्स होते हैं। ये क्या है? एक यौगिक के रूप में मिल रहे हैं एलिमेंट्स, या मुक्त रूप से मिलेंगे क्या? तत्व आपके। तो इस तरीके से ये जितने भी तत्व जो थे, जो यौगिक के रूप में भी मिल सकते हैं या मुक्त रूप से भी मिल सकते हैं, ये किसमें घुलकर नीचे आए थे? क्या उस अम्ल में घुलकर नीचे आए थे? जब हमने
उस कागज उस कपड़े के अंदर निचोड़ कर देखा था तो क्या ये आपके घुलकर नीचे आ गए थे, यानी ये अम्ल में घुलनशील थे, वही लिखा हुआ है। ये तत्व विश्लेषण से सॉरी आगे यहां पर लिखा हुआ है अम्ल में घुलनशील होते हैं, अम्ल में घुलनशील अंश होते हैं। कौन? ये आपके अकार्बनिक। आगे लिखा हुआ है ये तत्वीय विश्लेषण से किसी जीव ऊतक में तत्वीय संगठन जैसे इन तत्वों का बारे में पता लग जाता है। यानी आपने जो यहां पर विश्लेषण किया है ना, कि पहले आपने सुखाया फिर जलाया, जलाने के बाद अकार्बनिक तत्व आपको पता लगे, तो क्या आप यहां पर इस लाइन में यह लिखा हुआ है कि इस प्रक्रिया से, इस कारण से क्या आप तत्वों का विश्लेषण करके यह बता सकते हैं कि एक जीव ऊतक के अंदर कौन कौन से तत्व मिल रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं। जानकारी मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। यहां से यहां तक की बात हो गई है। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं। यौगिकों के परीक्षण से जीव ऊतक में उपस्थित कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक के बारे में जानकारी मिलती है। वही बात कर रही है कि भैया जब हम इस तरीके से परीक्षण करेंगे तो हमें पता लगेगा किसी जीव ऊतक के अंदर कार्बनिक भी और अकार्बनिक तत्व दोनों मिल रहे हैं। रसायन विज्ञान की दृष्टिकरण से क्रियात्मक समूह जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक यौगिक आदि की पहचान की जा सकती है, किंतु जीव विज्ञान की दृष्टि से इन्हें अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, क्षार, वसा अम्ल इत्यादि में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए यहां पर अगर हम बायोलॉजी की दृष्टि से देखें तो इन केमिकल्स में हम क्या देखेंगे? सर इन केमिकल्स में हम देखेंगे कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, कौन सा लिपिड है, कौन सा इनमें अमीनो एसिड है ना, कौन सा इसमें फैटी एसिड्स है, जो भी हमें केमिकल्स मिलेंगे, कार्बनिक पदार्थ। लेकिन वहीं अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखें, केमिस्ट्री वाले सर अगर पढ़ाएंगे तो वो क्या बोलेंगे? बताओ इसमें से कौन सा समूह मिल रहा है? कीटोन मिल रहा है, एरोमेटिक समूह मिल रहा है, एल्डिहाइड समूह मिल रहा है, अल्कोहलिक समूह मिल रहा है ना, कौन सा समूह यहां पर मिल रहा है? तो यहां से यहां तक की जो लाइन जो बता रखी है, कौन सी? यहां से यहां तक की लाइन में दो अलग अलग सब्जेक्ट को ऐड करके बोला गया है कि अगर आप केमिस्ट्री की दृष्टि से देखोगे और बायोलॉजी की दृष्टि से देखोगे, केमिस्ट्री की नजरों से देखोगे तो आप क्या ढूंढोगे? आप क्रियात्मक समूह ढूंढोगे। लेकिन अगर बायो की दृष्टि से देखोगे तो आप अणु ढूंढोगे। कौन से? अमीनो एसिड ढूंढोगे, आप फैटी एसिड ढूंढोगे, आप यहां पर न्यूक्लियोटाइड ढूंढोगे, आप यहां पर नाइट्रोजन बेस ढूंढोगे। वहीं केमिस्ट्री की दृष्टि से अगर देखें तो आप क्या ढूंढोगे? आप समूह पाओगे, कीटोन समूह मिल रहा है, एल्डिहाइड समूह मिल रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं, ये चीज आप देखोगे। डन, यहां से यहां तक की बात समझ में आ गई। आगे बढ़े। ये तत्व हैं भाई साहब, ये चार्ट याद रखना है। देखो इस चार्ट में तो कुछ याद नहीं रखना है। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, चलो ये तो आयन के रूप में लिख दिया। जल आप जानते हैं, ये यौगिक लिखे हुए हैं आपके। अब ये यौगिक जो लिखे हुए हैं बेटा जी, ये आपके कौन से तत्व हैं? ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, अकार्बनिक यौगिक है। ये कौन से हैं सर? ये अकार्बनिक यौगिक हैं। ये मुक्त आयन के रूप में है और ये यौगिक के रूप में आपके तत्व मिल रहे हैं। वहीं यहां पर ये आपके तत्व जो है भूपर्पटी और मनुष्य के शरीर के अंदर तुलनात्मक रूप से लिखे हुए हैं, जो आपने सारे के सारे ये याद रखने हैं, भूलना नहीं है। जिसमें से अकार्बनिक में से कौन सा भूपर्पटी में सबसे ज्यादा और कौन सा मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा, ये याद रखना है। सर यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? अभय कुमार कह रहे हैं सर यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? एक काम करना अभय कुमार, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर इस चैप्टर का देखना, तुमको आइडिया लगेगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्त, क्लास में आओगे तो पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अभय कुमार आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बांगड़ू लाल, इसीलिए तुम्हारे नंबर नहीं आते हैं टेस्ट में, क्योंकि तुम पूरा यही करते रहते हो। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन जब बन जाते हैं और जब टेस्ट आ जाता है फिर कहते हैं सर हमारे टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस नहीं करी। क्यों? क्योंकि जब हमने क्वेश्चन कराया तो हमने ध्यान से सुना नहीं था। क्यों? क्योंकि जब हमने क्वेश्चन दिए वो भी हमने किए नहीं थे, है ना। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? भोंडूलाल जब यहां पर पहली, दूसरी, तीसरी क्लास कराई थी तो आपको क्वेश्चन नहीं कराए थे? कराए थे ना, तो किए आपने? नहीं सर। हाँ जी सर, न्यूक्लियोटाइड बेस क्या है बेटा? न्यूक्लियोटाइड अलग है और न्यूक्लियोटाइड के बेस अलग हैं। एक वर्ड मैंने बोला न्यूक्लियोटाइड, एक तो वर्ड मैंने बोला न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है सर? फॉस्फेट होती है, शर्करा होती है, नाइट्रोजन बेस होती है। अब मैंने बोला न्यूक्लियोटाइड बेस, मतलब न्यूक्लियोटाइड के बेस, यानी उस न्यूक्लियोटाइड में जो बेस मिल रहे थे पर्टिकुलरली उसकी बात कर रहे हो। ठीक है भाई,
समझ में आ गया? सर ये परसेंटेज भी याद रखनी है? हाँ जी बिल्कुल परसेंटेज याद रखनी है, भूलना नहीं है। परसेंटेज में स्पेसिफिकली ये याद रखना, जैसे देखो अब इसमें परसेंटेज में कैसे याद रखोगे, पहले भी मैंने आपको बताया, स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया था कि यहां तक की बातें आपको ऐसे याद रखनी है कि यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये 5 है जो मानव शरीर में ज्यादा है, कंपैरेटिवली भूपर्पटी में कम है। अब इनको ऑर्डर में लिख लेना, एक चार्ट बनाना, उसको ऑर्डर में लिख लेना परसेंटेज के बिहाफ पे। कैसे परसेंटेज? यहां पर डिवाइड करेंगे तो आपको परसेंटेज दिख जाएगी। सबसे ज्यादा किसकी हो गई? कार्बन की हो गई, फिर उसके बाद में किसकी हो जाएगी मेरे भाई? शायद ऑक्सीजन की हो जाएगी, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन की हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, अगर आपको याद आ रहा हो। सिमिलरली यहां पर इसी तरीके से परसेंटेज निकाल दीजिएगा, पोजीशन वाइज लिख दीजिएगा, जिसमें सिलिकॉन याद रखना जो ह्यूमंस के अंदर नहीं मिलता है। बहुत बहुत मामूली सा। आइए कहां तक हो गया? यहां तक हो गया, तो आगे पढ़ते हैं। अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब डायरेक्टली यहां पर ना, मतलब मैंने आपको यह भी बताया था कि देखो हमारी एनसीईआरटी में कोई तरीके से चीज नहीं लिखी हुई है इस चैप्टर में। जहां मन करे वहां अमीनो अम्ल डाल दिया, जहां मन करा वहां पर प्रोटीन की संरचना डाल दी, जहां मन करा वहां पर चलो लिपिड का तो एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है। चीजें जो है वो मतलब ढंग से नहीं मेंशन की हुई है, इर्रेगुलर तरीके से यहां पर चीजें मेंशन की हुई है। आइए, अमीनो अम्ल जो है वो कार्बनिक यौगिक होता है। हम जानते कैसे होता है? अमीनो अम्ल जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही कार्बन, जिसको हमने अल्फा कार्बन बोला था, पर क्या मिल रहा था? एक अमीनो समूह मिलता है और एक अम्लीय समूह मिलता है। प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है कि एक मीथेन था, हाँ सर, उस मीथेन में 2 हाइड्रोजन थी, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया और क्या डाल दिया? अमीन समूह डाल दिया, और एक हाइड्रोजन को हटा दिया उसकी जगह से। हटाने की इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापित। यानी उस जगह पर कोई और चीज आ जाएगी तो क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापित कर दिया है। इस कारण इसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो अम्ल भी बोलते हैं या अल्फा अमीनो एसिड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक अल्फा कार्बन मिल रही है जिसमें एक आपका अम्लीय समूह मिल रहा है और एक क्षारीय समूह मिल रहा है। सर जीएन राव भी याद रखना है? हाँ बेटा याद रखना है। ये प्रतिस्थापित मीथेन है। चलो ये वर्ड आई गया, ये कैसे है? ये प्रतिस्थापित मीथेन है। 4 प्रतिस्थायी समूह 4 संयोजकता स्थल से जुड़े रहते हैं। यानी वो 4 चीजें, वो 4 कार्बन की वैलेंसी है ना, उसमें आपने 4 जगह पर चेंज किया, जिसमें से एक जगह पर चेंज नहीं किया, जहां पर एक हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन रहा, बाकी चीजों पर आप क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। क्या क्या? हाइड्रोजन तो यूं का यूं है, एक जगह पर आपने कार्बोक्सिल समूह लगा दिया, एक पर आपने अमीनो समूह लगा दिया, और एक पर आप परिवर्तन कर रहे हो। जिस जगह पर आप परिवर्तन कर रहे हो उसको आपने क्या बोला था? आर समूह बोला था। अब ये आर समूह जो था, ये आर समूह जो था परिवर्तनशील समूह था। अब आर समूह की प्रकृति के आधार पर अमीनो एसिड कई प्रकार के होते हैं। अमीनो एसिड क्या होते हैं? कई सारे प्रकार के थे आपके। कितने प्रकार के थे? 20 प्रकार के थे जो प्रोटीन बनाएंगे। हाँ जी, फिर भी अमीनो अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं, फिर भी प्रोटीन बनाने के लिए यानी उपलब्धता के आधार पर 21 प्रकार के होते हैं। और ये चीज हमने पहले भी डिस्कस कर ली है कि भैया कितने आएगा यहां पर इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में 20 लिखा हुआ है, तो आपको 20 ही याद रखना है, 21 मत कर देना दोस्त। कहीं आप सोचो क्या पता हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी कभी सही लिख दे। नहीं, आपको याद इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी के बेसिस पर ही करना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं रोशमा, बिल्कुल बोल सकते हैं। आइए, प्रोटीन के अमीनो अम्ल में आर समूह हाइड्रोजन अगर हुआ, अगर आर समूह पर सिर्फ हाइड्रोजन हुआ तो वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, जिसका नाम क्या था दोस्त? ग्लाइसिन था। अगर वहां पर हाइड्रोजन की जगह मिथाइल समूह होएगा तो उस अमीनो एसिड का नाम क्या था? सेरीन था, एलानीन था। मिथाइल समूह होएगा तो क्या होएगा? एलानीन कहलाएगा। और सेरीन क्या था? जब वहां पर CH2OH होता है यानी हाइड्रोक्सिल मिथाइल समूह होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेरीन बोलते हैं, जो हमारी इस एनसीईआरटी में मेंशन भी है। ग्लाइसिन, एलानीन और सेरीन। ग्लाइसिन, एलानीन, सेरीन, सीधा सीधा याद रखना है। हाइड्रोजन है ग्लाइसिन, मिथाइल है एलानीन, और हाइड्रोक्सिल मिथाइल है सेरीन होएगा। ठीक है जी, डन। ये डायग्राम कहां दिया हुआ है जनाब? यहां पर दिया हुआ, ये रहा, ग्लाइसिन, एलानीन, सेरीन। तो हाइड्रोजन है ग्लाइसिन, CH3 अमीनो मिथाइल समूह है एलानीन, और हाइड्रोक्सी मिथाइल है CH2OH है तो सेरीन हो गया। तो ये वाला डायग्राम हम लोगों ने देख लिया, जो देखते जा रहे हैं उसको निपटाते जाइएगा, ये हम लोगों ने देख लिया है। सर हमको सेकंड लाइन समझ में नहीं आ रही है।
क्या समझ में नहीं आया अमन कश्यप आपको? अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एक ही कार्बन पर एक कार्बन है, जिसको हम अल्फा कार्बन बोल रहे हैं, जिस पर एक अमीनो समूह है, अमीन ग्रुप था, और एक अम्लीय समूह है। कौन सा अम्लीय समूह था? कार्बोक्सिल समूह था। प्रतिस्थापित होते हैं, यानी आपने एक मीथेन जो थी, उस मीथेन में 2 हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह पर आपने ये 2 समूह जोड़े, इसलिए आपने इनको क्या बोला? अमीनो एसिड बोला। और उसमें कार्बन जो मिल रही है वो अल्फा कार्बन मिल रहे। क्यों? क्योंकि एक अम्लीय समूह और एक क्षारीय समूह है। सब तो पढ़ा है मेरे भाई, क्या समझ में नहीं आ रहा? इस कारण इनको हमने क्या बोला था? अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। प्रतिस्थापित क्या होते हैं? मीथेन हो रहे हैं। 4 यहां पर समूह मिल रहे हैं, जिसमें से एक हाइड्रोजन है, एक कार्बोक्सिल समूह है, एक अमीनो समूह और एक आर समूह है। आर समूह में आप जगह जगह पर बदलाव करेंगे तो अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड मिलेंगे। फिर भी प्रोटीन बनाने के लिए जो अमीनो एसिड जो चाहिए वो कितने चाहिए? 20 प्रकार के चाहिए। क्या नहीं पढ़ा भाई तूने इसमें? कौन सी चीज है जो तूने नहीं पढ़ी और कौन सी है जो मैंने नहीं पढ़ी, और कौन सी लाइन है जो समझ में नहीं आ रही है इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। अमीनो अम्ल के भौतिक व रासायनिक गुणों मुख्यतः अमीनो, कार्बोक्सिल व आर क्रियात्मक समूह पर निर्भर है। अब ऑब्वियस सी बात है, अमीनो एसिड के अगर हमें गुण पता लगाना है कि अमीनो एसिड जो है एरोमेटिक है, अमीनो एसिड जो है अम्लीय है, अमीनो एसिड जो है वो क्षारीय है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? सर अमीन समूह अगर ज्यादा हो गए तो क्षारीय हो गया, कार्बोक्सिल समूह ज्यादा हो गए तो अम्लीय हो गया, और रिंग फॉर्म अगर जुड़ गई तो एरोमेटिक हो गया। और रिंग फॉर्म कहां पर जुड़ेगी? आर समूह पर। तो 3 ही तो समूह है जो डिसाइड करेंगे कि अमीनो एसिड की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, हाइड्रोजन पर तो डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है भाई। ये हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, ये हाइड्रोजन सब में कॉमन है। डिपेंड क्या है? सर ये कार्बोक्सिलिक समूह अगर ज्यादा मिलेगा, जैसे ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, उसमें कार्बोक्सिल समूह ज्यादा थे तो कैसा हो गया? अम्लीय हो गया। ऐसे लाइसिन, आर्जिनिन, उसके अंदर अमीन समूह ज्यादा होते हैं, इसलिए वो क्षारीय हो गए थे। याद आ रहे हैं? HAL, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, याद आ रहे हैं? कैसे थे? क्षारीय थे। और TPT अगर आपको याद आ रहा हो, जो कैसे थे? एरोमेटिक थे। वो किसके कारण थे? रिंग्स के कारण। तो कुल मिलाकर किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? सर इन 3 चीज पर डिपेंड कर रहा है अमीनो एसिड के गुण। अब वो भौतिक और रासायनिक दोनों के दोनों गुण जो होंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे? सर एक तो अमीनो समूह पर, एक कार्बोक्सिल समूह पर, और एक आर यानी क्रियात्मक समूह पर निर्भर करते हैं। क्या ये लाइन समझ में आ गई है सभी को? सर 21 में से 3 क्या है? प्रभु हमको माफ करो शैलेश बाबू, 21 में से 3 क्या है? तुम बेटा लेक्चर लो बेटा, ऐसे नहीं। हाइड्रोजन पर डिपेंड नहीं करता? नहीं करता बेटा, नहीं करता। हाइड्रोजन पर नहीं डिपेंड कर रहा, क्योंकि हाइड्रोजन सभी अमीनो एसिड्स में कॉमन है। कितनी बार बोलूं? अमीनो व कार्बोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, देखो आ गई ना बात, कि अगर अमीनो समूह या अमीन समूह की संख्या ज्यादा है तो कैसा हो जाएगा? अम्लीय। कार्बोक्सिल समूह की संख्या ज्यादा है तो कैसा हो जाएगा? कार्बोक्सिल समूह की संख्या ज्यादा है तो कैसा हो जाएगा? अम्लीय। और अमीन समूह की संख्या ज्यादा है तो कैसा हो जाएगा? क्षारीय। ये लो अम्लीय, उदाहरण ग्लूटामिक एसिड। एक और याद रख लेना, मैंने आपको एक और बताया था, एस्पार्टिक एसिड। क्षारीय कौन थे? लाइसिन। मैंने आपको 3 बताए थे, HAL, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, है ना। और उदासीन कौन है? सर वेलिन है। जितने भी 15 थे उदासीन थे। अमीनो अम्ल होते हैं। इसी तरीके से एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन से थे? मैंने बोला था 3 याद रखना, TPT। कौन सा? टायरोसिन, फिनाइलएलानिन और ट्रिप्टोफेन। याद आ रहा है? टायरोसिन और फिनाइलएलानिन और ट्रिप्टोफेन, TPT। एक और भी बताया था मैंने आपको, बोला था कि एक और होता है जो हमारी NCERT में नहीं लिखा हुआ था, TPTH, हिस्टिडीन। सर 20 में से 3 दर्शाया गया है। बेटा ये 20 में से ये 3 दर्शाया गया है। 21 बोल रखा था, 21 की जगह 20 करना है, जिसमें से 3 दर्शाया गया है। चलें आगे बढ़ते हैं। अमीनो अम्ल का एक विशेष गुण यह है कि अमीनो यानी अमीन समूह और कार्बोक्सिल समूह आयनीकृत प्रकृति में होते हैं, यानी ये जो है ये आपके आयनिक फॉर्म में भी मिलते हैं। कौन? NH2 जो होता है और कार्बोक्सिल समूह जो होता है,
ये आपके किस फॉर्म में मिलता है? ये आयनिक फॉर्म में भी मिलता है। अतः विभिन्न पीएच वाले विलयनों में अमीनो अम्ल की संरचना परिवर्तित हो जाती है। अब आप ऐसे आयनिक फॉर्म में अगर अमीनो एसिड मिलेगा, यानी अमीनो एसिड अगर आयनिक फॉर्म में मिलेगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। अगर ये दोनों समूह अगर आयनीकृत फॉर्म में मिलेंगे और आप इनको अलग अलग प्रकार के किसमें डालेंगे? विलयनों में डालेंगे, घोल में डालोगे, तो इनकी संरचना में क्या आ जाएगा? बदलाव आ जाएगा। ऐसा हमारी एनसीईआरटी बोलती है। अब इसका रीजन आप केमिस्ट्री में जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यही तो क्या है, ज्विटर आयन होता है कि नहीं होता है, याद करिएगा। जिस पर आपका कैटायन और एनायन दोनों मिल रहे हैं उसको हमने ज्विटर आयन बोला था। तब एक चीज यहां पर देख लीजिएगा, आप यहां पर बोलेंगे सर यहां पर NH3+ लिखा हुआ है, NH3+ लिखा हुआ है। NH2 को हमने बोला था कि जब हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे? NH+ लिखेंगे, यही लिखा हुआ था, यही लिखा हुआ था। ये NH2 है, ये NH3+ कर दिया है, ठीक है। ये कौन है? अमोनियम आयन होता है, सॉरी NH4 जो होता है, NH4+ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन बोलते हैं। तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था देखो एक बालक ने पूछा सर NH3 कर दिया, NH3 नहीं है, वो NH3+ है। क्या है मतलब? अमीन समूह है। उस टाइम बालक ने अलग चीज लिख दी, उसने NH3 लिख दिया था। मैंने कहा NH3 नहीं, NH3 जो होता है वो तो अमोनिया होता है। अमोनिया को जब अमोनियम आयन में लिखते हैं तो NH4+ लिखते हैं। ये आप बेसिक केमिस्ट्री जानते हैं। इतनी सिंपल सी केमिस्ट्री तो मेरे को भी आती है कि दिस इज अमीन समूह, आपने इसको आयनिक फॉर्म में लिख दिया है। दिस इज अमोनिया, आपने इसको अमोनियम आयन की फॉर्म में लिख दिया है। 20 में से केवल 3 की स्ट्रक्चर याद रखनी है। अरे हाँ भैया, हाँ 3 की स्ट्रक्चर याद रखनी है। भाई कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? ये 3 तेरे को याद नहीं होंगी? क्या हो गया इस क्लास में बच्चों को? कैसे सवाल कर रहे हो भाई? हाँ जी, डन। आगे बढ़ते हैं। साधा लिपिड आ गया। अब देखिए यहां पर देखो क्या आ गया? लिपिड आ गया। सडनली एकदम से अमीनो एसिड पढ़ते पढ़ते सडनली एकदम से क्या आ गया? लिपिड आ गया। बस अमीनो एसिड लिखा, प्रोटीन की कछु बात नहीं हुई, प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात नहीं, सिर्फ अमीनो एसिड पढ़ाकर इतनी सी बात बताकर लिपिड आ गया है। अब क्यों आया होगा? थोड़ा सा रीजन सोचो। हमारी एनसीईआरटी ने सडनली लिपिड के बारे में क्यों लिख दिया होगा? थोड़ा सा सोचो। बता दूंगा जर्मान जी, मैं बता दूंगा। आप वैसे मैंने आपको बता दी थी ना रुबिस्को के बारे में। सर प्रोटीन गायब नहीं, प्रोटीन आगे है, आगे चलकर लिखा हुआ है। हाँ जी बताइए। अच्छा, इससे पहले आपने क्या पढ़ा? अभी अभी आप लोगों ने यहां पर किसकी बात करी है? अमीनो एसिड। मुझे बताओ, अमीनो एसिड जो था क्या वो एक दीर्घ अणु है कि लघु अणु है? जल्दी से मुझे बता दो। सर आप ही बता दो, मैं ही बता रहा हूं आपको रोहित। अमीनो एसिड जो था वो एक लघु अणु था कि दीर्घ अणु था? सर स्ट्रक्चर में सेम है। बुद्धू स्ट्रक्चर में सेम है, परसेंटेज की वजह से नहीं। सर वो आपने वो वाली लाइन छोड़ दी, 20 में से 3 दे रखे। मम्मी 21 में से 3 चित्र 9.1 में दर्शाए हुआ, आपने ये लाइन छोड़ दी। बेटा 21 की जगह पहले यहां पर भी 20 कर लेना और माफ कर देना, हमसे ये वाली लाइन छूट गई। भारी मिस्टेकवा हो गया। 21 में से 20 में से 3 जो है उसके चित्र दिखाए हुए हैं। ओहो, भारी मिस्टेकवा हो गया। अरे बागड़ू लाल, है भाई चंपक लाल, क्या बोला मैंने बोला कि भैया आपने यहां पर सडनली आप अमीनो एसिड पढ़ रहे थे, अमीनो एसिड पढ़ते पढ़ते आपने इतना पढ़ा और इतना पढ़ते फटाक से एकदम से लिपिड आ गया। क्या रीजन हो सकता है? सिंपल सा रीजन, आप अमीनो एसिड पढ़ रहे थे। व्हाट इज अमीनो एसिड? अमीनो एसिड इज ए माइक्रोमोलिक्यूल, लघु अणु था। अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन क्या है? वृत्त अणु है,
दीर्घ अणु हैं। और इस चैप्टर की हेडिंग या इस चैप्टर की टॉपिक्स किस तरीके से थे याद कर। इस चैप्टर में सबसे पहले आप रासायनिक संगठन का विश्लेषण करते हो। सर हमने एनसीईआरटी पढ़ी, प्राथमिक द्वितीय उपापचय अभी हमने नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद हेडिंग आती है व्रत जैवणु। व्रत जैवणु का मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स, और मैक्रोमोलिक्यूल्स किससे बने हुए हैं? माइक्रोमोलिक्यूल से। तो पहले माइक्रोमोलिक्यूल बताएगी ना एनसीईआरटी। अब माइक्रोमोलिक्यूल पहले बताएगी तो हेडिंग डालनी चाहिए थी माइक्रोमोलिक्यूल, लेकिन वो हमारी एनसीईआरटी ने मुनासिब नहीं समझा कि उसको मैं एक हेडिंग डालकर बता दूं कि चलो पहले हम माइक्रोमोलिक्यूल पढ़ते हैं, बाद में हम मैक्रोमोलिक्यूल पढ़ेंगे। ऐसा हमारी एनसीईआरटी छापने वालों को नहीं लगा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो पहले माइक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे, जिसमें हमने अमीनो एसिड पढ़ लिया। अब क्या लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल है? हां जी। मोनोसेकेराइड माइक्रोमोलिक्यूल है? हां जी। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड माइक्रोमोलिक्यूल है? हां जी। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? हां जी, क्या माइक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे। अमीनो एसिड देख लिया, अब क्या देख रहे हैं? लिपिड देख रहे हैं। आइए, लिपिड जो है सीधा सीधा यहां पर सिर्फ इतना सा पेज दे रखा है लिपिड का, बस जो भी प्रश्न आएगा आपका लिपिड से संबंधित इस चैप्टर में वो केवल यहां से यहां तक ही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। ठीक है, आइएगा। साधारणतः लिपिड पानी में अघुलनशील होते हैं। भाई साहब आपको कई बार बता दिया, लिपिड जो होते हैं पानी में घुल नहीं पाते हैं। ये साधारणतः वसा अम्ल हो सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो सिंपल फैटी एसिड्स हो सकते हैं। वसा अम्ल में एक कार्बोक्सिल समूह होता है। क्या? या तो ये क्या होंगे? वसा अम्ल होंगे, फैटी एसिड्स होंगे। अब फैटी एसिड के बारे में बात कर दी। भाई फैटी एसिड किससे बना हुआ था? एक कार्बोक्सिलिक समूह था और 3 कंडीशन थी। मैंने आपको लास्ट से लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ना। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में या तो मिथाइल जोड़ दिया या इथाइल जोड़ दिया, या कार्बन मिथाइल है और बीच में CH2 कितने 1 से 19 तक है। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? हाँ जी सर, टर्शरी स्ट्रक्चर को सबसे कम स्टेबल बोल सकते हैं? नहीं मेरे भाई, प्राइमरी स्ट्रक्चर को सबसे कम स्टेबल बोलेंगे। टर्शरी को क्यों बोलेंगे सबसे कम स्टेबल? प्राइमरी है, फटाफट टूट जाती है। डॉक्टर शिवांशु इधर फोकस करो पढ़ाई पर मेरे भाई। वसा अम्ल में एक कार्बोक्सिल समूह था, हां सर, जो एक आर समूह से जुड़ा हुआ था। आर क्या था सर? आर जो है वो मिथाइल भी हो सकता है, वो इथाइल भी हो सकता है, या उसमें CH2 समूह की संख्या 1 से लेकर 19 तक कार्बन वाली हो सकती है। क्या ये हमने पढ़ा था? अब ये मत बोलना कि सर ये याद नहीं आ रहा। पढ़ा है, जिसने क्लास लिया उसको याद है, जिसने क्लास नहीं लिया उसको याद नहीं है। पामिटिक अम्ल में कितने कार्बोक्सिलिक अम्ल थे? सर कार्बोक्सिल अम्ल तो एक मिलेगा, उसके साथ साथ टोटल कितने कार्बन थे? उसको मिलाकर टोटल कितने कार्बन थे? 16 थे। तो कार्बोक्सिलिक कार्बन के साथ 16 कार्बन मिल रहे थे। अब कितने बच्चों को पामिटिक एसिड का ये फॉर्मूला याद है? ये वाला, हाँ जी, पामिटिक एसिड में यहां पर लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ मिथाइल, लिख देता हूं मैं जिनको याद नहीं है। ये है मिथाइल, यहां पर लिख देता हूं, ये है मिथाइल, ये है CH2 14 और COOH। आप में से कितने बच्चों को ये नहीं पता है? बता दो मुझे। क्योंकि कई बच्चों को ये याद नहीं आता, कहते सर यहां पे तो लिखा हुआ है 16 कार्बन और यहां पर लिखे हुए हैं 14 कार्बन। पता है, याद आ गया सभी को। 14 तो ये CH2 हो गए हैं, 15वीं कार्बन ये रही, 16वीं कार्बन ये रही। तो कार्बोक्सिल समूह को लेते हुए, उसके कार्बन को लेते हुए टोटल कितने मिल रहे हैं? 16 मिल रहे हैं, जिसमें से 14 जो है वो CH2 रूप में होंगे और एक मिथाइल के रूप में होएगा। याद है ना सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर फिर सिमिलरली एक और एसिड था, फैटी एसिड था, जिसका नाम क्या था? एराकिडोनिक अम्ल था, अगर आपको याद आ रहा हो। एराकिडोनिक अम्ल, इसमें टोटल कितने मिल रहे थे? कार्बोक्सिल समूह को ऐड करते हुए 20 मिल रहे थे। और हमने बोला था कि इसका फॉर्मूला आप बना सकते हैं। आपने बोला हाँ सर बना सकते हैं, आपने बनाया भी होगा कि एक तो हो गया मिथाइल और 18 हो गए CH2 और एक हो गया क्या? कार्बोक्सिल समूह। ठीक है, याद आ गया। चल नेक्स्ट, वसा अम्ल संतृप्त हो सकती है या असंतृप्त हो सकती है। यानी ये जो फैटी एसिड्स हैं या तो ये संतृप्त होंगे या असंतृप्त होंगे। संतृप्त का मतलब जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होएगा, असंतृप्त का मतलब जिसमें एक से अधिक क्या हो सकते हैं? डबल बॉन्ड हो सकते हैं। यानी मिनिमम एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये तो था हमारा कौन सर, लिपिड जो है वो पहला प्रकार जो था वसा अम्ल। लिपिड किस रूप में हो सकता है सर? 3 रूप थे, जिसमें से ये पहला था जिसको हमने बोला वसा अम्ल। वसा अम्ल जो होता है, दोस्त उसकी स्ट्रक्चर बताई, 2 एग्जाम्पल बताए, वसा अम्ल के 2 प्रकार बता दिए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, खत्म खल्लास। नेक्स्ट दूसरे पर आते हैं। दूसरा क्या होता है सर? लिपिड जो होता है वो दूसरा कौन होता है? ग्लिसरॉल होता है। दूसरा कौन होता है सर? 11th लाइन बता दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी 11वें पर पहुंचे नहीं हम। कौन है? एंजेलिना जोली, क्या नाम है? एंजेलिना रॉय, ठीक है, अभी पहुंचे नहीं है बेटा हम। दूसरा साधारण लिपिड जो होता है वो कौन होता है? ग्लिसरॉल होता है। दूसरा जो लिपिड है वो कौन है? ग्लिसरॉल है। अब ग्लिसरॉल को हमने क्या बोला था? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोला था। क्या बोला था? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, अगर आपको याद आ रहा हो। CH2OH, CHOH, CH2OH, ये हमारा कौन था? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन था। ये कौन था? हमारा ग्लिसरॉल था। बहुत सारे लिपिड्स में ग्लिसरॉल व वसा अम्ल दोनों मिलते हैं। बहुत सारे जो लिपिड जो होते हैं उनके अंदर ग्लिसरॉल और वसा अम्ल दोनों के दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां तक की बात। ये दूसरा हो गया हमारा, यहां से यहां तक ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया। और तीसरी कंडीशन में क्या लिख दिया है सर? बहुत सारे लिपिड जो होते हैं उनमें क्या होता है कि ये ग्लिसरॉल और ये वसा अम्ल दोनों जुड़े होते हैं। अब यहां पर वसा अम्ल अगर ग्लिसरॉल से जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड बना था? एस्टर बॉन्ड बना था। तो वसा अम्ल को अगर ग्लिसरॉल से जोड़ना तो क्या करना पड़ेगा? एस्टरीकृत करना पड़ेगा, यानी एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तब अगर एक वसा अम्ल एक ग्लिसरॉल से जुड़ता है तो क्या बना था? मोनोग्लिसराइड। 2 वसा अम्ल एक ग्लिसरॉल से जुड़ा था, डाइग्लिसराइड। 3 वसा अम्ल एक ग्लिसरॉल से जुड़ा था, ट्राइग्लिसराइड बनते हैं। डन। ये तीसरे प्रकार का क्या था भैया? हमारा लिपिड था। तो कुल मिलाकर लिपिड हमारे 3 प्रकार से मिलते हैं, या तो सिंपल फैटी एसिड, या ग्लिसरॉल, या दोनों को जोड़ दो, एस्टरीकरण कर दो, यानी एस्ट्रिफिकेशन कर दो, एस्टर बॉन्ड बना दो। ठीक है। अब ये लिपिड जो है ये गलनांक के आधार पर, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? गलनांक के आधार पर लिपिड कितने प्रकार के होते हैं? तो गलनांक के आधार पर या गलन बिंदु के आधार पर ये जो होते हैं ये 2 प्रकार के, एक वसा होता है और एक तेल होता है। जिसका गलनांक जो होता है वो कम होता है, वो कौन होता है जनाब? तेल होता है। जैसे जिंजेली तेल। अब जिंजेली तेल कौन था? याद करो, क्लास में बताया है, थक गया मैं यार। तिल का तेल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है एंजिला, एंजिला रॉय, समझ में आ गया? 11वां बिंदु। सर हमको 11वां नहीं आ रहा था। तेल कौन होते हैं? जिनको मेल्ट जल्दी कर लोगे या वसा को मेल्ट जल्दी कर लोगे। सोचो मेरा पेट काटा और यहां पर जो वसा है इसको मैंने मेल्ट करने की कोशिश करी, इसको गलाने की कोशिश करी, और मैंने तेल ले लिया, इसको गलाने की कोशिश कि इसको जल्दी गला दूंगा तेल को। तो तेल का गलनांक जो है वो कम होएगा, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बिंदु कम होएगा, जबकि फैट का क्या होएगा? ज्यादा होएगा। ये चीज लिखी हुई है, जैसे एक तेल लिखा हुआ है जिंजली तेल। अतः सर्दियों में तेल के रूप में होते हैं, सर्दियों में तो तेल के रूप में होते हैं, जम जाते हैं। क्या आप बाजार में उपलब्ध वसा की पहचान कर सकते हैं? बताओ, क्या बाजार में आप वसा देखकर आ सकते हो? हाँ सर, देखकर आ सकते हो। कहां देखकर आओगे? जहां पर कटा हुआ है। कौन कटे हुए हैं? जानवर कटे हुए, वहां पर आप देख सकते हो किसको? वसा को। कुछ लिपिड्स में फास्फोरस एक फास्फोरिलीकृत कार्बनिक यौगिक मिलता है, यानी कुछ लिपिड्स में आपने फास्फोरस को ऐड कर दिया तो वो लिपिड क्या कहलाएगा? फास्फोलिपिड कहलाएगा। अब ये फास्फोलिपिड का एग्जाम्पल अगर आपको याद आ रहा है तो हमने पढ़ा था लेसिथिन, सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। लेसिथिन जो कहां पर मिल रहा था सर? कोशिका झिल्ली में मिल रहा था, हमने पढ़ा था, याद आ गया?
बस खत्म। तो लेसिथिन कौन है भैया? फॉस्फोलिपिड है। कहां पर मिल रहा है? सेल मेम्ब्रेन में मिल रहा है। फिर याद करिए, हमने कंपाउंड लिपिड्स में, संयुक्त लिपिड में एक और पढ़ा था, ग्लाइकोलिपिड। याद आ रहा है? ग्लाइकोलिपिड क्या था? जब आपने लिपिड के साथ में कार्बोहाइड्रेट जोड़ दी। कौन सी कार्बोहाइड्रेट जोड़ी थी? गैलेक्टोज जोड़ी थी, जिसको हमने क्या बोला था? ब्रेन शुगर बोला था। ये ग्लाइकोलिपिड किस रूप में मिल रही थी? सेरेब्रोसाइड्स। कहां पर मिल रही थी? तंत्रिका के ऊपर। तंत्रिका के ऊपर क्या मिल रही थी? माइलिन शीथ। उस माइलिन शीथ में क्या मिल रही थी? सेरेब्रोसाइड, जो एक ग्लाइकोलिपिड थी, जिसमें शर्करा मिल रही थी। कौन सी? जो मुक्त रूप से नहीं मिलती है। कौन सी? गैलेक्टोज, जो ब्रेन शुगर कहला रही थी। सब पढ़ा था ना? ये सारी चीजें पढ़ने के बाद सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, बोला था, देखो समझ में आएगी क्या? कुछ ऊतक। कौन से ऊतक? तंत्रिका ऊतक। विशेष तौर पर, अच्छा लिखा हुआ तंत्रिका ऊतक लिखा हुआ, विशेष तौर पर तंत्रिका ऊतक में अधिक जटिल संरचना के लिपिड पाए जाते हैं। कौन से लिपिड पाए जाते हैं ये नहीं बताया, बस इतना लिख दिया कि तंत्रिका ऊतक में विशेष प्रकार के या जटिल प्रकार के लिपिड पाए जाते। कौन से? ये नहीं मेंशन किया, हमने मेंशन किया है, नोट्स में बताया है। बोलिए जनाब। सर तेल के प्लेस पर लिक्विड होना चाहिए, कहां पर? गलन बिंदु के आधार पर वसा या तेल कहलाते हैं। तेलों का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है, अतः सर्दियों में तेल के रूप में होते हैं। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। यहां पर सर्दियों में तेल के रूप में होते हैं। सही तो लिखा हुआ है। Oils have lower melting point and hence remain as oil in winter। क्या बोल रहा है? कि सर्दियों में तेल के रूप में ही मिलते हैं और इनका गलनांक जो होता है अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है। सर्दियों में तेल तेल के रूप में मिलता है ना। मुझे एक बात बताओ, तिल्ली का तेल आपने लिया, सरसों का तेल आपने लिया, मेरे से एक सिंपल सी बात पूछना भाई, लाइन बिल्कुल सही है, लाइन बिल्कुल सही है क्या? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपने सरसों का तेल लिया, नारियल के तेल को भी साइड में रख देना, नारियल का तेल नहीं, वो एक्सेप्शनली कुछ अलग चीज है। मैंने बोला आपने ये जंजली तेल ले लिया या तिल का तेल ले लिया या आपने सरसों का तेल ले लिया, मुझे बताइए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इसका गलनांक कम है तो तेल जो है वो पिघला हुआ है, तेल तेल के रूप में मिल रहा है। सर्दियों में भी तेल के रूप में ही मिल रहा है, सर्दियों में भी तेल तेल के रूप में मिल रहा है, पिघला हुआ है। चाहे नॉर्मल टेम्परेचर हो तब भी वो पिघला हुआ है, सर्दियों में भी वो तेल के रूप में पिघला हुआ ही है। सरसों का तेल क्या जम जाता है? नहीं। तिल का तेल जम जाता है? नहीं। लेकिन सर हमारे दिमाग में एक प्रश्न आएगा, क्या सर नारियल का तेल वो तो जम जाता है, नारियल का तेल जो होता है वो तो जम जाता है, वो कैसे जम गया? अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, मेरे को एक सिंपल सा लॉजिकली आंसर देना, बहुत सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, क्या तेल लिपिड है? क्या तेल लिपिड है? हाँ सर। ज्यादातर लिपिड जो होते हैं वो किस रूप में मिलते हैं? ग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड या डाइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड, ज्यादातर ट्राइग्लिसराइड है ना। तेल एक लिपिड है? हाँ सर। तेल किससे बना हुआ है? फैटी एसिड्स। और किससे बना हुआ है सर? तेल जो है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से बना हुआ है। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं, सिंपल सा प्रश्न बोल रहा हूं कि कोकोनट एक ऐसा ऑयल है जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा अनसैचुरेटेड से कंपैरेटिवली ज्यादा है। अब आप मुझे बताइएगा, ठंड में जैसे ठंड होती है तो फैटी एसिड्स ज्यादा एक्टिवली कौन से मिल रहे हैं? कोकोनट ऑयल में, सैचुरेटेड। अब आप मुझे बताइएगा, लॉजिकली सोचिएगा, ये सॉरी किसमें? हमारे नारियल के तेल में
एक सेकंड, नारियल के तेल में आपके रूम टेम्परेचर पर नारियल का तेल कैसा था? तेल ही था जिसमें अनसैचुरेटेड ज्यादा थे और सैचुरेटेड भी थे। आपको याद है ट्राइग्लिसराइड? देखो 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 देखो, इस तरीके से समझना जिसको कंफ्यूजन हुआ है। ये एक ग्लिसरॉल है जिसके साथ में 3 फैटी एसिड्स हैं। मैंने बोला 2 जो हैं वो आपके अनसैचुरेटेड है और एक सैचुरेटेड है। 2 अनसैचुरेटेड है, एक सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड जो थे वो कैसे थे सर? तेलीय लिक्विड थे। अनसैचुरेटेड कैसे थे? अनसैचुरेटेड कैसे थे? अनसैचुरेटेड कैसे थे सर? तरल प्रकृति की तरफ। सैचुरेटेड ठोस प्रकृति के होते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर जब ठंड नहीं हुई है तो कोकोनट के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा है, इस वजह से वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर कैसे थे सर? वो हमारे कैसे थे? लिक्विड थे। लेकिन जैसे जैसे ठंड होती जाती है तो मेल्टिंग पॉइंट घटता जाता है, या हम बोलेंगे टेम्परेचर घटता जाता है। टेम्परेचर जब घटता जाएगा तो उसके कारण कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या मिल रहा है? आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी मिल रहे हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड के कारण, देखो बताने को मैं सिंपल एक लाइन में बता देता, क्या? जितने भी तेल है, मैक्सिमम तेल के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड है उसमें मैक्सिमम में क्या मिलता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके तरल प्रकृति दर्शाते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, इसलिए तेल जो होता है उसमें फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड। जबकि कोकोनट जो होता है उसमें क्या होता है? सैचुरेटेड होता है। उस सैचुरेटेड के कारण कैसा हो जाता है? वो ठोस हो जाता है, जमने लग जाता है। बस इतना सा बताना था। हाँ जी, क्या ये चीज क्लियर हो गई है? सर नारियल के तेल में कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है क्या? है? नारियल के तेल में कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है क्या? हाँ, आई थिंक नारियल का तेल जो होता है वो आपके कोकोनट के कौन से पोर्शन से बनता है? व्हाइट वाले पोर्शन से बनता है। और वो व्हाइट वाला जो पोर्शन जो होता है वो हमारा कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। बताओ बिट्टू बाबू। सर आप 2 घंटे कैसे पढ़ा लेते हो? विष्णु ठाकुर, मैं 12 बजे से पढ़ा रहा हूं, अगर आपको पता हो, नॉन स्टॉप। नहीं सर, 12 से 1 क्लास हुई थी यूट्यूब पर, एक के बाद लगातार मेरी रिकॉर्डिंग थी 2.25 घंटे की, जिसमें से 15 मिनट मिले और उस 15 मिनट में बस आपकी ये खोला है। मैं 12 बजे से लेकर 4:37 हो गए, यानी 4.5 घंटे नॉन स्टॉप बोले जा रहा हूं। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, एक एज थी जब मैं 8-8, 9-9 घंटे भी नॉन स्टॉप क्लास लेता था, जब जवानी थी, है ना। अभी थोड़ा सा जवानी जो है थोड़ा सा कम होती जा रही है तो थकान ज्यादा हो जाती है, जल्दी हो जाती है। ओके जी, चलो जी। नहीं तो एक टाइम था जब ऑफलाइन क्लासेस जो होती थी, मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे देता हूं, ये तो पढ़ते ही रहेंगे, पढ़ेंगे ही मतलब। मेरी सुबह 8:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक नॉन स्टॉप क्लासेस होती थी। सुबह 8:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, 8:30 से 2:30 बजे तक 6 घंटे क्लास। 2 घंटे का एक बैच होता था इंग्लिश मीडियम का, 2 घंटे का एक नीट का बैच होता था। फिर उसके बाद मात्र 2 मिनट का ब्रेक मिलता था सिर्फ पानी पीने का। पानी पीने गया, फिर वापस से दूसरी क्लास, सिर्फ 2 मिनट का वेट, पानी पीने का टाइम होता था, दूसरी क्लास, 4 घंटे की क्लास। फिर क्लास खत्म हुई 2 घंटे बाद, 2 मिनट का ब्रेक जिसमें अपन ने पानी वानी पिया और फिर आए फटाफट और क्या ली? तीसरी क्लास, जो हिंदी मीडियम की होती थी, नीट की। तो 2 इंग्लिश मीडियम के बैच होते थे, एक हिंदी मीडियम का बैच होता था। 6 घंटे नॉन स्टॉप क्लास होती थी लगातार, 8:30 से 2:30 बजे तक। 2:30 से लेकर 4 बजे तक का गैप होता था जिसमें स्कूटी से जाता था अपने घर तक, और घर की दूरी जो थी वो मात्र 1 किलो कितनी थी? लगभग 400 से 500 मीटर के आसपास थी। लगभग 10 मिनट में घर पर पहुंच जाता था। 10 मिनट में घर पर पहुंचता था, थोड़ा सा फ्रेश होकर खाना खाता था। खाना खाने के बाद बस इतना टाइम मिलता था कि 10 मिनट लेट जाऊं, बस 10 मिनट लेटा, एकदम से 4 से लेकर शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक लगातार क्लास होती थी, जिसमें 11th भी होती थी और 12th भी होती थी। तो 2 बैच 11th के होते थे, 2 बैच 12th के होते थे। ठीक है, वो 45-45 मिनट की क्लास होती थी, 45-45 मिनट की इस तरीके से क्लासेस होती थी, लगातार 3 घंटे क्लास होती थी। अब मुझको बताओ, 6 घंटे वो और 3 घंटे वो, 9 घंटे की टोटल क्लासेस होती थी। आप खुद मुझे बताओ, ये मैंने लगातार 5
ये मैंने लगातार 2012 से 2019 तक पढ़ाया है, 7 साल। 2012 से 2019 तक पढ़ाया, 7 साल इतनी कैपेसिटी के साथ में। फिर 2020 में, क्योंकि 19 में लॉकडाउन हो गया था, तो ऑब्वियस ही बात है उस टाइम तो नहीं था, बंद था सब कुछ। 2020 में फिर डाउटनेट में पढ़ाया। तो सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे जितने भी ऑफलाइन में टीचर्स हैं सब इतना करते हैं, सब इतना पढ़ाते हैं, इतनी ही कैपेसिटी के साथ में पढ़ाते हैं। जैसे जैसे एज होने लग जाती है तो क्या होता है ना कि ऑफलाइन में निकाल दिया जाता है कि अरे टीचर बूढ़ा हो गया, अब इतनी देर नहीं पढ़ा पाएगा, उसको निकाल भी देते थे। इसलिए कई बार मुझको भी डर लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जिस दिन मेरे अंदर भी कैपेसिटी नहीं रहेगी कि इतना पढ़ाने की। तो हो सकता है कि ऑब्वियसली बात है, ऑर्गेनाइजेशन तो ये देखते हैं ना कि कौन कितना ज्यादा क्लासेस लेगा, कितनी देर तक क्लासेस लेगा, कितनी क्लासेस लेगा, कितने घंटे पढ़ाएगा, ये सारी चीजें देखी जाती है, सब कुछ देखा जाता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे अंदर भी कैपेसिटी नहीं होगी ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्लासेस लेने की। तो ऑब्वियसली बात है फिर चेंज होता रहता है, देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं निकाल देंगे या कुछ ना कुछ करेंगे, तो उस हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है। तो अभी तो कोशिश कर रहा हूं कि बुढ़ापा ना आए, इसीलिए एक्सरसाइज करता रहता हूं कि बुढ़ापा जल्दी ना आए। बुढ़ापा जल्दी आ गया तो भाई साहब मेरा घर बार कौन चलाएगा, है ना। आइए, तो बेटा जवानी आपके अंदर है, इस जवानी को वेस्ट मत करिएगा, पूरा का पूरा अपनी जवानी की एनर्जी जो है पढ़ाई में झोंक देना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात हमने कर ली है, ये हमारा लिपिड हो चुका है। आगे पढ़ लेते हैं, यहां से यहां तक किसकी बातें कर रखी हैं, बहुत सिंपल सी बातें कर रखी है, बस ये पढ़ लेते हैं फिर छुट्टी करेंगे। जीवों में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक विषम चक्रीय वलय युक्त भी होते हैं। इनमें से कुछ नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन है। अगर आप में से किसी ने लेक्चर नहीं देखा है फ्राइडे वाला, तो मैंने आपको बोला था फ्राइडे के लेक्चर को बाद में देख लेना फास्ट स्पीड में, अगर नहीं देखा है। ये चीज हम लोगों ने देखी थी क्या, कि कुछ कार्बनिक अम्ल होते हैं, लघु अणु होते हैं। कौन होते हैं, हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जिसमें क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन क्षार जो डीएनए और आरएनए में थे, कौन थे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, जिसमें एटीजीसी डीएनए में थे, एयूजीसी आरएनए में थे। ये कैसी रिंग थी अगर आपको याद आ रही हो, जिसमें एडेनिन और ग्वानिन जो थे ये प्यूरिन थे, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन जो थे ये पायरिमिडीन थे। और ये कैसी रिंग थी, कैसी रिंग थी, विषम चक्रीय वलय थे। कैसे थे ये, विषम चक्रीय वलय। विषम चक्रीय वलय का मतलब क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिकल रिंग का मतलब क्या था कि सारे की सारी पोजीशन पर रिंग पर सेम के सेम एलिमेंट्स नहीं थे। अगर कार्बन 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 वाली रिंग होगी तो क्या कहलाएगी, होमोसाइक्लिक। लेकिन कार्बन नाइट्रोजन इस तरीके से अगर रिंग मिल रही थी तो वो क्या कहला रही थी, हेट्रोसाइक्लिक। ये हम लोगों ने फ्राइडे के लेक्चर में पढ़ा था। सर आपकी एज क्या है, ना बेटा एज नहीं पूछते, नजर लग जाती है बेटा, मैं नहीं बता रहा। आगे पढ़। ये शर्करा से जुड़कर, कौन, ये क्षार जो थे किससे जुड़े थे, सर शर्करा से जुड़कर क्या बनाए थे, न्यूक्लियोसाइड बनाए थे। क्या बनाए थे, न्यूक्लियोसाइड बनाए थे। और अगर न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट जोड़ा था तो क्या बना था, सर अब न्यूक्लियोसाइड से अगर आप फॉस्फेट जोड़ोगे, न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट जोड़ोगे तो वहां पर एक बॉन्ड बनता है जिसका नाम होता है एस्टर बॉन्ड। तो क्या होता है, एस्ट्रीकृत होता है, तो इससे क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो ये हमने एस्ट्रीकरण नहीं देखा था, हमने केवल ये पढ़ा था कि अगर आप नाइट्रोजन क्षार को शर्करा के साथ जोड़ते तो क्या बनता है मेरे भाई, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ में अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ में अगर फॉस्फेट जोड़ते तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब याद करिए, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन और साइटिडिन, ये कौन थे, ये हमने लिखा है नोट्स में। फ्राइडे के लेक्चर में मैंने डीएनए के न्यूक्लियोसाइड बताए थे, आरएनए के न्यूक्लियोसाइड बताए थे। सोचो ये किसके न्यूक्लियोसाइड है, कौन बच्चा आंसर देगा। हाँ जी सर आपकी एज कितनी है, बस 40 का होने वाला हूं दोस्त, जल्दी से आंसर दो। जल्द ही 40 के हो जाएंगे, आंसर दीजिए। यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये न्यूक्लियोसाइड हैं, और इन न्यूक्लियोसाइड
किसके हैं, डीएनए के हैं कि आरएनए के हैं? तो जो डीएनए लिख रहे हैं बेटा फ्राइडे की क्लास जरूर देख लेना, ठीक है गुड़िया, ठीक है सुनीता शर्मा, समझ आया? फ्राइडे की क्लास देख लेना शिवांगी। फ्राइडे की क्लास में मैंने डीएनए के जो न्यूक्लियोसाइड बताए थे और आरएनए के न्यूक्लियोसाइड बताए थे, आप फ्राइडे की क्लास देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ये एडिनोसिन जो है ये आरएनए के न्यूक्लियोसाइड हैं। डीएनए के जो न्यूक्लियोसाइड थे उनका नाम था डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी थाइमिडिन, डीऑक्सी यूरिडिन। अच्छा सोचो सोचो, एक और चीज दिमाग लगाओ, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडिन, क्या ये थाइमिडिन सही लिखा हुआ है? गलत है। क्यों गलत है? खुद सोचो जरा, दिमाग लगाओ। यहां पर थाइमिडिन लिखा हुआ है, क्यों गलत है? देखते हैं कितना बच्चा समझ पाएगा। कितने बच्चों को लगता है ये गलत है? ये 100% गलत है। क्यों गलत है? सोचिए। थाइमीन डीएनए में मिलता है और डीएनए में जो न्यूक्लियोसाइड मिलता है वो डीऑक्सी कहलाता है, यानी क्या वर्ड आता? डीऑक्सी थाइमिडीन आता। समझ में आया? यूरिडिन सही है, साइटिडिन भी सही है। एडिनोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में न्यूक्लियोसाइड होता है। ग्वानोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में न्यूक्लियोसाइड होता है। यूरिडिन आरएनए में न्यूक्लियोसाइड होता है, डीएनए में नहीं होता है। थाइमिडिन न्यूक्लियोसाइड इनकंप्लीट वर्ड है, क्या आएगा? डीऑक्सी थाइमिडिन आएगा यहां पर। ये है, कौन है बेटा? ये न्यूक्लियोसाइड है। सर ये वलन क्या होते हैं? डाल लेंगे हम अपने ऊपर कसम से। कौन था भाई ये? कौन था मेरे भाई? कह रहा सर ये वलन क्या होते हैं? सत्यम सिंह पढ़ाई पर फोकस कर, मैंने जो करना था कर लिया, अब आप अपने फ्यूचर की टेंशन लो मेरे भाई। हाँ जी, एडिनाइलिक अम्ल, थाइमिडिलिक अम्ल, ग्वानिलिक अम्ल, यूरिडिक अम्ल या साइटिडिलिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इन न्यूक्लियोसाइड के साथ में फॉस्फेट जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडिनाइलिक अम्ल बोलते हैं। थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, ये डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, जिसको हम डीऑक्सी थाइमिडिलिक अम्ल बोलते हैं। ग्वानिलिक अम्ल यानी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। यूरिडिन यानी यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडिलिक अम्ल कहलाता है। साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, जिसको हम साइटिडिलिक अम्ल बोलते हैं। ये कौन है? हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। सर वलन क्या होता है? अरे घुमाव होता है मेरे भाई, घुमाव। ये आपकी एक सीधी सीधी संरचना थी, स्ट्रेट लाइन थी। अब आपने इस सीधी सीधी संरचना को ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो क्या बन गया है? सर ये एक वलन युक्त संरचना एक रिंग फॉर्म में मिल रही है कि नहीं मिल रही है? न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए और आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अब आप में से कईयों को कंफ्यूजन होगा, सर न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, ये न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। जहां पर डीएनए भी लिखा हुआ और आरएनए भी लिखा हुआ है। क्या सर दोनों आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आरएनए तो आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। फिर दोनों कैसे आनुवांशिक पदार्थ? तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, मेरी वर्ड कर फोकस करना और फिर क्लास छोड़ दूंगा। हाँ सर इंग्लिश में भी सही लिखा है, मेरे को पता है सही लिखा है, लेकिन एक्चुअलिटी में मिस्टेक क्या है मेरे भाई? आप चेकआउट कर लेना अनुराग सर कि थाइमिडिन कभी भी नहीं बोला जाता है, हमेशा क्या बोला जाता है? डीऑक्सी थाइमिडिन। क्यों? क्योंकि डीएनए में जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो हमेशा कौन होता है? डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी उसके अंदर शर्करा कौन सी होती है? डीऑक्सी होती है। इसलिए क्या वर्ड आता? डीऑक्सी थाइमिडिन आता। थाइमिडिन नहीं आएगा कभी भी, डीऑक्सी थाइमिडिन आता। आप चेकआउट कर लीजिएगा, कोई से भी मॉड्यूल देख, एलएम के मॉड्यूल कोई से भी मॉड्यूल देख लेना यार, कहीं पर भी। चलो, तो कैसा होता है? थाइमिडिन जो होता है वो डीऑक्सी राइबोज अगर उसके साथ जुड़ते हैं तो वो डीऑक्सी थाइमिडिन कहलाता है।
हाँ जी, तो आरएनए जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है, और वो कैसा आनुवांशिक पदार्थ होता है? वो केवल और केवल किस में होता है? वायरस में आनुवांशिक पदार्थ होता है। इस पृथ्वी पर जो भी जीव है, सभी जीवों के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन होता है? डीएनए होता है। चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो, चाहे वो बड़ा सा हाथी ही क्यों ना हो, सभी के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन होता है? डीएनए। एक्सेप्ट वायरस, वायरस के अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ये मेरे भाई आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखी थी, ये हमारी ग्लूकोज की संरचना है, ये राइबोज की संरचना है। ये हम लोगों ने यहां पर ये वाली संरचना ऑलरेडी देख चुके हैं। देखो अभी तक जो थ्योरी के हिसाब से अगर देखें, जो स्ट्रक्चर अभी तक हो चुकी है, एक तो ये स्ट्रक्चर हो चुकी है, एक ये स्ट्रक्चर हो चुकी है, एक ये स्ट्रक्चर हो चुकी है, और एक ये स्ट्रक्चर हो चुकी है, ये वाली स्ट्रक्चर भी हो चुकी है हमारी, हम लोग देख चुके हैं ये स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारी स्ट्रक्चर कौन सी रहेगी? अच्छा, एक स्ट्रक्चर ये भी याद रखनी है, ये फॉस्फोलिपिड जिसका नाम था लेसिथिन, ये भी स्ट्रक्चर याद रखनी है, जिसमें फॉस्फेट समूह मिल रहा था H3PO4 और कॉलिन पार्ट भी मिल रहा था, अगर आपको याद आ रहा हो। ये राइबोज शर्करा, ये हम वैसे जानते हैं, ग्लूकोज कई बार पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, तो ये सिंपल सी स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर रह गई है, ये बाद में आएगी। अब ये कौन है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है जी। हालांकि ये कोलेस्ट्रॉल है, क्या दे रखा है? ये कोलेस्ट्रॉल, और डायरेक्टली क्वेश्चन आपके नीट में पूछा जाता है इससे। नेक्स्ट, अब कल मिलेंगे तो कल हम इसके आगे पढ़ेंगे प्राथमिक और द्वितीय उपापचय, जो हमने आज देखा था। एक बार मेरे सामने सामने ये पढ़ लो यार, खत्म कर लो, ताकि मैं कल जब आऊं तो व्रत जैव अणु से लेकर आपका जितना भी टॉपिक बच गया एनसीईआरटी का, वो सारा का सारा कल में खत्म कर देंगे, और फिर एंजाइम पढ़ लेंगे। हाँ जी, एक बार जरा जल्दी से यार यहां से यहां तक पढ़ लो, और कोई कंफ्यूजन है तो बता दो मेरे को। थायमीन और थायमिडीन में बहुत बड़ा डिफरेंट है क्या? बहुत बड़ा डिफरेंट है अबे कुमार, बहुत बड़ा डिफरेंट है थायमीन और थायमिडीन में, इसलिए तुमसे कह रहे हैं परसों की क्लास लेना अभय कुमार। ठीक है मुन्ना, अभय कुमार फ्राइडे की क्लास लेना, परसों की नहीं, परसों सैटरडे था, फ्राइडे की क्लास लेना। फ्राइडे की क्लास में जाकर देखना न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, और नाइट्रोजन क्षार क्या होती है। सर हरित लवक में डीएनए पाया जाता है, पर हरित लवक तो प्लांट में पाया जाता है ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल विष्णु ठाकुर, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। सर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे? अभी बिंदास पूछिए, बैठा हूं मैं यहां पर। बाकी मेरे पीछे एक बार पढ़ लीजिए, इसमें कोई लाइन समझ में ना आए तो पूछ लीजिए। इवोल्यूशन की दृष्टि से कौन स्टेबल है? इवोल्यूशन की दृष्टि से डीएनए ज्यादा स्टेबल है, आरएनए स्टेबल नहीं होता है क्या? अगर दोनों को कंपेयर करेंगे डीएनए और आरएनए को, तो डीएनए स्टेबल है। किसके कारण? एक तो थायमिन के कारण, और एक आपकी डीऑक्सीराइबोज शर्करा के कारण। सर आपका बस सिर दिख रहा है, आवाज आ रही है ना तेरे को? सर एक्सरसाइज करने से बुढ़ापा आता है क्या? तुम्हारा नाम से पता लग रहा है तुम हो चितकबरे बे, तुमने नाम सही लिखा हुआ अपना, चितकबरा। हाँ बिल्कुल जा सकते हो, खाना नहीं खाया है तो। सर प्लांट में भी डीएनए पाया जाता है। प्रभु हमारे हाथ ले लो, कौन हो तुम? विष्णु ठाकुर। विष्णु ठाकुर जी एक काम करो, विष्णु ठाकुर 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 के तो हाथ ठाकुर ये हाथ हमें दे दो, हमसे ले लो। ठाकुर ऐसे काम ना किया करो। सर पादपों में डीएनए होता है कि नहीं होता है? सर प्रोस्थेटिक का मतलब क्या होता है? अदर देन, मतलब अगर एक लिपिड के साथ में आप गैर लिपिड भाग जोड़ते हो, अदर देन लिपिड, या प्रोटीन के साथ में अदर देन प्रोटीन, यानी जो गैर भाग जो होता है, यानी एक चीज के साथ में उसके वो वाला नहीं, कोई दूसरा भाग अगर आप जोड़ते तो उसको प्रोस्थेटिक भाग बोलते हैं। सर आप बता दो ना प्लीज। हाँ मेरे भाई, डीएनए आपका प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, सब में होता है मेरे भाई। हाँ जी, फाड़ लिया सर, फाड़ लिया या पढ़ लिया? अरे फाड़ लिया अरे पढ़ने को बोला था, फाड़ने को नहीं बोला था। हाँ सर क्या ये जो आप पढ़ा रहे हो हमारे कॉलेज में काम आएगा? हाँ बिल्कुल काम आएगा।
आप ऑफलाइन में कहां पढ़ाते थे मेरे भाई? प्रश्न पूछ। इसके अलावा सर इवोल्यूशन की दृष्टि से कौन स्टेबल है? बता तो दिया मेरे भाई, डीएनए ज्यादा स्टेबल है। एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़े कि पूरा याद हो जाए? आज 10 बार पढ़ेगा तू, ठीक है? सर कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं? जब भी दिन में समय मिले सामने एक पेन रख ले और पेन की नोक को 10 मिनट तक देखता रहे। जिस दिन ये कैपेसिटी आ गई कि 10 मिनट इस नोक को देख रहा है और बाकी कोई चीज तेरे दिमाग में नहीं चल रही, सिर्फ नोक को देखे जा रहा है, 10 मिनट कंटिन्यूअसली तूने देखना स्टार्ट कर दिया, उस दिन मान लेना तेरी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। सर अमीनो अम्ल क्या होते हैं? हमारा सिर होता है। भोंदूलाल पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, होने को आया है, कह रहा अमीनो अम्ल क्या होता है। सर लीफ की मैग्नीशियम ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? एस के राम खुद सोच। मैग्नीशियम क्या है? एक तत्व है, और तत्व क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं। हाँ, अगर ये मैग्नीशियम जो है किसके अंदर मिलेगा? क्लोरोफिल के अंदर मिलेगा। तो क्लोरोफिल में प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन जो होता है वो कार्बनिक भाग होता है और मैग्नीशियम अकार्बनिक होता है। तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? क्लोरोफिल बना रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल किससे बना हुआ है? कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों से मिलकर बना होता है। 2024 के बैच से नोट्स बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। सर लंबाई इतनी है कैसे निकाले? फॉर्मूला जब आएगा तब बता दूंगा कैसे निकालेंगे। रेजिन्स क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं जो रिलीज होते हैं एक पादप से, जैसे किशमिश, जैसे गोंद, ये सारे। चलो जी, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, कल मिलते हैं, बाय बाय।